हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूं मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमें बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे। बलूचिस्तान में बहुत हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। कुछ वीडियो है वो भी दिखाऊंगा आपको। एक्सक्यूज़ मी। तो ज़रा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। अभी जो मेरे पास खबर है, 7 अप्रैल को मस्तूम के इलाके करदगाप में एक सिविल गाड़ी में 5 पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडो ट्रैवल कर रहे थे और उनको उन्होंने बीएलएफ के जो कर्मचार हैं उन्होंने हलाक किया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि एसएसजी के कमांडोज जो है उनकी हलाकत जो होती है वो बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। तो इस हवाले से एक तो ये है कि इन हलाकतों के बाद अब उस इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और एक हमला जो है वो हुआ है कर करदगाप के इलाके गरगीना मूसा खेल खान में, जहां एक घर के ऊपर पाकिस्तान ने एक ड्रोन हमला किया जिसमें एक नौजवान अब्दुल समद, जिसका कोई ताल्लुक नहीं बीएलएफ से या बीएलए से, वो मारा गया है और कुछ ख्वातीन वहां पे जख्मी भी हुई हैं। पंजगोर के इलाके में इस वक्त जो ताज़ा खबर मेरे पास आई है आज की, वो ये है कि वहाँ पे भी फायरिंग हो रही है और यके बाद दीगरे कई धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मस्तूंग में, स्पलेंजी में पाकिस्तान के मरकजी कैंप पर बलोच कर्मचारों ने जो है वो ड्रोन हमले किए हैं। यानी अब पाकिस्तानी जो फौज है उसको ड्रोन हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब कहर के नाम से बीएलए ने अपनी एयर फोर्स बना ली है। तो इस हमले में भी कई पाकिस्तानी फौजी जो है उनका बताया जा रहा है कि वो हलाक हुए हैं। इसके अलावा मंद और महीर और मंद में महीर और रेदेक के दरमियान पाकिस्तानी फौजी उनको निशाना बनाया गया, फौजी काफिले को। इसमें भी एक फौजी के मौके पर मारे जाने की जो है वो तस्दीक की जा रही है। और इस तरह से ये हमले जो है बहुत तेज़ी से मतलब है कि बढ़ रहे हैं। और ये एक और ख़बर है कि मैं आपको बताता हूँ। और फुटेजेस जारी हो रही हैं, लेकिन वो फुटेजेस मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब वाले कहते हैं यू आर प्रमोटिंग वायलेंस एंड यू आर फैसिलिटेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ बीएलए। तो वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन एक फुटेज है मेरे पास जो मैं रिस्क ले रहा हूँ दिखाने का। वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको एक अंदाज़ा होगा उससे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये तो मैंने आपको हमलों का बताया। एक बहुत बड़ा जो किस्सा है वो दश्त में हुआ है, जहाँ पे खारान में वाश्क में 2 मुख्तलिफ मकामात, खारान और वाश्क में, ये दश्ती के 2 इलाके हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस और एफसी के एहलकारों को बलोच कर्मचारियों का सामना करना पड़ा और इसके नतीजे में 2 पुलिस वाले हलाक हुए। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि क्वेटा तफ्तान शाहराह जो है इस पर बीएलएफ का कंट्रोल, मुकम्मल कंट्रोल बताया जाता है। और ये जो कंट्रोल है ये एक समझ लें कि 4 साइड्स हैं इस शाहराह को तक पहुंचने की। तो इसमें कई फौजियों के हलाक होने की इतला है। एग्जैक्ट नंबर 1-2 दिन में आ जाएगा। क्वेटा तफ्तान रोड पर बीएलएफ यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 6 अप्रैल की सुबह 7 बजे कब्जा किया और 4 मुख्तलिफ मकामात से बेक वक्त इसे घेरे में लेकर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया। बीएलएफ के पहले दस्ते ने कुर्दगाप में पुलिस थाने पर हमला करके इसे अपने कब्जे में लिया। तमाम अहलकारों को हिरासत में लिया यानी गिरफ्तार किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद अहलकारों को इंसानी बुनियादों पर जो है वो वार्निंग देकर छोड़ दिया। बीएलएफ का जो दूसरा दस्ता था, ये पहला दस्ता है, दूसरा दस्ता जो है उसने कली शाहनवाज के मकाम पर शाहराह को ब्लॉक किया, जहां उनका सामना 15 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों पर मुश्तमिल
पाकिस्तानी फौजी काफिले के साथ हुआ, 15 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां यानी आर्मर्ड व्हीकल से। लेकिन बीएलएफ ने अपनी पोजीशन से मार्टर गोलों की बारिश की, जिसकी वजह से फौजी काफिला पसपाई पर मजबूर हुआ। बीएलएफ के तीसरे और चौथे दस्ते ने कोयटा की हदूद में वाक़या पंजपाई के 2 मकामात पर घात लगाई, जिसकी वजह से कई घंटों तक पाकिस्तानी फौज की जो सप्लाई है ज़मीनी कुमक, वो मफलूज रही। इस दौरान नोशकी की तरफ से 20 फौजी गाड़ियों के एक और काफिले ने करतगाब क्रॉस पर सरमचारों का घेरा तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे बहुत सख्त झड़प हुई और इसमें सरमचारों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पे 3 गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, बाकी रिवर्स गियर लगा के भाग गए। यहाँ पे भी कई फौजियों की हलाकत का बताया जाता है और बीएलएफ का कहना है कि बौखलाहट में पाकिस्तानी फौज अपने जख्मियों और लाशों को छोड़कर भाग गए। इस झड़प में पाकिस्तानी फौज ने क्वाडकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन सरमचारों ने 3 क्वाडकॉप्टर मार गिराए और दोपहर को नाकाबंदी उन्होंने ख़त्म कर दी और रोड के मुख्तलिफ साइड्स पर छुप कर पोजीशनें लेकर बैठ गए इस इंतजार में कि अब ये दोबारा आएंगे यहाँ पे तो उन पे हमला किया जाएगा। सोराब ज़िला में छापे मारकर 25 बलोच अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया है और फोर्सेस ने सोराब में जो एफसी कैंप है उसके करीब जो घर हैं उनको कहा है कि फौरन खाली करें, नहीं तो आपको भी निशाना बनाया जाएगा। कराची से ख्वातीन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें ख्वातीन शामिल हैं और मर्द भी शामिल है। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने कराची में शराफी घोट के इलाके शाह अली घोट में घरों पर छापे मारकर इन लोगों को हिरासत में लिया है। पंजगोर के जिला प्रोम से 2 नौजवानों को पाकिस्तानी फोर्सेस ने अगवा करके लापता कर दिया है। 5 अप्रैल को तकरीबन शाम 5 बजे एफसी एहलकारों ने 17 साला हातिम और 18 साला मरवान को अरेस्ट करके लापता कर दिया। दोनों का ताल्लुक पंजगोर के इलाके शापतान से बताया जाता है। कोयटा में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के एहतजाजी कैंप को 6128 दिन हो गए। ये तकरीबन कुछ 16 साल बनते हैं। मैं गया हूँ इस कैंप में बहुत साल पहले। जब मैं गया था पाकिस्तान तो मैं दोस्तों के साथ यहाँ इस कैंप में भी हम गए थे। अच्छा, मसख शुदा लाशें भी बदस्तूर मिल रही हैं। केच के मरकजी शहर तुर्बत के इलाके जुडगाल डन से एक शख्स की लाश बरामद हुई। इस शख्स की शनाख्त कंबर अली वल्द खुदा बख्श के नाम से हुई, जो बलीदा के इलाके सल्लू का रिहायशी था। जराये के मुताबिक कंबर अली कई माह से लापता था। कंबर अली के जिस्म पर गोलियों के निशानात थे। अब यहाँ मैं ये बता दूं कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में लाशों की बरामदगी का ये चौथा वाकया है। जो बलोच यकजहती कमेटी है डॉक्टर मारंग बलोच वाली, उनके मुताबिक शह हक रहीम वल्द रहीम बख्श को 31 मार्च को शाम 4 बजे तुर्बत के मेन बाजार से जबरी तौर पर गायब किया गया और 5 अप्रैल को उनकी लाश बांक चढ़ाई पसनी रोड तुर्बत में फेंक दी गई। ये सारी सूरत हाल चल रही है और जाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो है वो ईरान की जंग की तरफ है। पहले अफगानिस्तान की जंग, फिर अब ईरान की जंग की तरफ है और एक तमाशा बनाया हुआ है इस जंग को। डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर हो गई, सीज फायर नहीं हुई और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में जो लड़ाई है वो बहुत शदीद है। एक वीडियो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये देखिए वीडियो। ये बलूचिस्तान में बाकायदा निहत्ते लोग पत्थरों के साथ पाकिस्तानी फौज को मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज फायरिंग कर रही है।
जो वीडियो बना रहा है वो दूर गया है और फासले से बना रहा है। ये देखिए टीयर गैस के गोले आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लोग फेंके हैं उन्होंने फौज और एफसी ने, और ये जख्मी है, ये शहीद है मेरा ख्याल है, ये जख्मी है, इसको उठा के ले जा रहे हैं और तरफ से हाथियों के ऊपर के जख्मियों को लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस तो वहाँ है नहीं, ये इसको भी चोट लगी, गोली लगी है इस शख्स को, और आगे से गोली लगी है, तो देखिए ये गोली आप देख सकते हैं कि निकल गई है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। ये पाकिस्तानी फौज कंटेनरों के ऊपर और पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां चला रहे हैं, और इस तरीके से ये सारा सिलसिला है। तो ये हमारे साथ अब हम जोड़ लेते हैं, हमारे साथ हमारी टीम जो है, लाइव टीम इनको मैं क्या कहूँगा, डॉक्टर प्रदीप पवार जी, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जर्मनी से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर मेजर समरतूर साहब जो है ये हमें दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, और बड़ा जनाब आज ते ऐनक पाई है, लगता है सही पूरे मिलिट्री प्रोफेसर लग रहे हो आज हैं। वेरी नाइस सर। देयर इज एन अपडेट। जी जी बताएं। अपडेट इस प्रकार से है सर, एक सेकेंड। यस, अपडेट इज Pakistan in trouble. Reports claim dozens of US Secret Service and FBI personnel have arrived in Islamabad, yet there is no sign of Iranian officials visiting Pakistan. मतलब कि रिपोर्ट आ गई है कि बहुत सारे FBI एजेंट और US सीक्रेट सर्विस के एजेंट इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं, पर ईरान की लीडरशिप से अभी तक ना कोई हवाई जहाज आया है, ना कोई इंटीमेशन आई है कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। सोर्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका तैयारी कर रहा है डिटेन करने के लिए ईरान एम्बेसडर टू पाकिस्तान रेजा अमीरी मोगादम, तो इसको डिटेन करने की तैयारी हो रही है, और जो कि कहा है कि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे इस एम्बेसडर का नाम लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो पाकिस्तान की अगर सॉइल पे ये होता है तो जायज सी बात है कि मुझे लग रहा है कि फिर कल ही मिसाइलें आएंगी फिर खुर्रम शहर इस्लामाबाद में, है ना, आदाब बोलने के लिए। उसके बाद ईरानियन लीडरशिप पेजेशियां और अगराची मस्ट एक्ट अर्जेंटली to ensure the safety of their diplomat Reza Amiri Moghadam in Pakistan. Pakistan has a troubling history, including the arrest and handover of Afghanistan's ambassador to USA in the past. ये हो चुका है पहले, और ये अब भी शायद डेवलपिंग स्टोरी है एज आई स्पीक। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है सर कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जी मैं एक हो गया जी, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हम तो नहीं करते। तो अब देखते हैं कि ईरान वाले जो हमारे लोग हैं ये करते हैं या नहीं करते। बहरहाल ईरान ने आना है या नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसके हवाले से हम अपडेट्स ईरान की भी देते रहेंगे। एक बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपको अपडेट दे दूं। जी जी। वो ये है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यूरोप की, उन्होंने बोला है कि अफगानी जो बलूचिस्तान है I'm sorry, बलूचिस्तान के पास एयरफोर्स तो नहीं है, लेकिन ड्रोन्स अच्छे हैं और उनके पास एडवांस वेपनरी है, नाइट विजन, थर्मल ऑप्टिक्स, ड्रोन्स, और उनका जो मेन मकसद है वो मेजर साहब थोड़ा और एलेबोरेट कर देंगे कि इस वक्त वो टारगेट्स उन्होंने बनाया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए उनका जो ग्रुप है, एक कोई मजीद ब्रिगेड है जो टेररिस्ट अटैक वो भी करते हैं। उनको वो कहते हैं बहुत इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं। तो हो सकता है कि जो ईरान और इसके US और इसकी जो टॉक्स चल रही हैं
उसको सैबोटेज भी इसके थ्रू किया जा सकता है। दिस इज बलूचिस्तान न्यूज। और दूसरा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर कुछ कंट्रीज ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। वो अच्छा। कहते हैं अमेरिका को एग्जिट करने के लिए इस वॉर से कुछ पार्टनर चाहिए थे, एंड उन्होंने जीडी वेंस के गाइडेंस के अंदर टॉक स्टार्ट की थी, और सबसे पहले कंट्री जिसको उन्होंने चुना था दैट वाज टर्की। लेकिन टर्की को इजराइल ने रिजेक्ट किया, क्योंकि टर्की जब से गाजा में अटैक हुआ है इजराइल के खिलाफ ही शॉट मार रहा है। दूसरा कंट्री जो था जिसको उन्होंने चूज किया वो था अजरबैजान। अजरबैजान के इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन है, क्योंकि अजरबैजान की बहुत सारी मिलिट्री एस्टेब्लिश जो मैटर वो इजराइल से आती है, और ईरान के साथ भी उसके रिलेशन ठीक ही हैं। और लेकिन जब उनके 2-3 रॉकेट गिरे तो इजराइल ने अपोलोजाइज भी किया। लेकिन अजरबैजान की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने आज से 2 साल पहले जो नगोर्नो गैरबाख है, जिसको नगोर्नो कराबाख। उसको उसका ओरिजिनल नाम तो बेर्ग गराबाख कहते हैं उसको। उसको उसने बाय फोर्स अर्मेनिया से लिया, और दुनिया का कोई आदमी उससे बोला नहीं, थोड़े चुप करके बैठे रहे। तीसरा कंट्री जो इन्होंने चूज किया था वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसके अच्छा रिलेशन मुल्क है, बाली में हॉलीडे भी कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। बहुत खूबसूरत है। और इंडोनेशिया के रिलेशन जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। वो टू नेशन थ्योरी की भी बात करते हैं, और इजराइल की एम्बेसी भी खोलना चाहते हैं। ये उसको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ईरान के साथ इंडोनेशिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं माने गए। तो बाद में पैसे लेकर अपनी बेइज्जती करवानी, और बाद में अपने आप के अपने ऊपर मत डालना वाला एक ही नेशन बचा था, कि वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने बोला ठीक है, फेल हो गए तब भी, है ना, बदनामी में भी हाँ, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम ना होगा, तो कहते चलो देखा जाएगा। अगर कामयाब हो गए तो ईरान से भी हमें हेल्प मिल जाएगी, सऊदी अरेबिया तो पहले से ही है। और अगर वॉर ज्यादा चली तो पाकिस्तान को बहुत इस बात का नुकसान है कि उसको सऊदी अरेबिया के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कल मेजर साहब ने अपने एक हमारे आपके बोला था कि जितने भी अरेबियन कंट्रीज है दे विल नॉट टॉलरेट कि उनको रॉकेट बढ़ रहे हैं, वो रिएक्शन नहीं दे रहे, है ना। वो ये सोचते हैं कि अमेरिका को हमने प्लेस दिया रखने के लिए, उनको पैसे भी देते हैं तो वो हमारी प्रोटेक्शन करें। लेकिन एट द एंड जो नॉर्मल जनता है वो ये कहती है कि तुम अपने चूड़ियां पहन के क्यों बैठे हो। तो दैट इज समथिंग विच आई थिंक गोइंग ओवर देयर। तो बाकी जो पाकिस्तान का जो रेडियोज और न्यूज चैनल है वो एक ट्विटर पकड़ के बैठे हैं फॉरेन मिनिस्टर का, जिसमें उसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहीं बोल दिया या लिख दिया, उसको पकड़ पकड़ के भंगड़े डांस और जलेबियां खा रहे हैं जी। अच्छा, मैं चाहूँगा तूर साहब, बलूचिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, आपको कल वीडियो भी मैंने भेजा था, वीलॉग अपना, और अभी ये वीडियो भी आपने देख ली है। सड़कों के ऊपर जो है वो लोग निकल आए हैं और लड़ रहे हैं। आप देखें ना, बिल्कुल कोई आबादी उस तरह की नहीं, शहर नहीं है, गाँव का तरह का इलाका है, और फार्मर्स लगते हैं वो, या गडरिये होंगे जो मवेशी वगैरह चराते हैं। अब वो पत्थरों के साथ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ टकरा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ ये व्यू सब से, देखें, और दूसरा करेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात ये है कि अब लोग ओपनली पत्थरों के साथ प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। तो ये है कहानी। तो देखिए सर, आने वाला टाइम ना, ये पॉपुलेशन में और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खासकर जो ऑपरेशन हेरॉफ के बाद काफी आवाम के अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि यस, लिबरेशन कैन बी अ रियलिटी, जिस स्केल के ऊपर अटैक हुआ है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिस तरीके से ये जो अभी पाकिस्तान, अभी इट इज हेल्पिंग इजराइल एंड अमेरिका। मतलब इंडिया तो एक किस्म से खुश है कि बिल्कुल इट शुड हेल्प अमेरिका, इट शुड हेल्प इजराइल, इट शुड आल्सो हेल्प सऊदी अरेबिया। अपने ट्रूप्स देने, कमिट करने चाहिए, क्योंकि देखिए इस रीजन में पीस लाना बहुत जरूरी है।
बट द बिग क्वेश्चन इज कि अगर टॉक्स फेल हो गई, अगर हाँ, कोलैप्स ये कर असल गई, सवाल है ना। तो व्हाट इज एट स्टेक? फिर तो बलूचिस्तान की लिबरेशन और भी पक्की हो जाएगी अगर ईरान लड़ाई पे जाता है, हम्म, और यदि बलूच हैव अ अग्रीमेंट विद द अमेरिकन्स कि वी विल सपोर्ट एंड फैसिलिटेट यू, पर हमें इंडिपेंडेंट, देखिए जिस पोजीशन में कुर्द लोग थे, आज की तारीख में बलूच लोग भी इसी पोजीशन में हैं। सर वैसे तो कुर्द और बलोच कजन्स है ना ये? मैं वही बोल रहा हूं, खून तो पोजीशन वही है। सेम है, एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन यूएसए whether it accepts the offer or it rejects the offer or it abstains from the offer. जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि कहते कि कर्ड्स को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो कुर्दों को साथ में लेके चलना मतलब और भी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना। वो बेसिकली टर्की की तरफ इशारा कर रहे थे कि नेटो की फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट होता है अगर इन्होंने कुर्द का इसमें पार्टिसिपेशन में हेल्प ली, क्योंकि टर्की शोर मचाएगा, टर्की विल क्रिएट इश्यूज फॉर यूएस। तो देखिए सर, जायज सी बात है, ये बलूच लोगों के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, एंड मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद के ऊपर खुरमशहर, सजल और फतेह मिसाइल आके गिरने वाली हैं। और पाकिस्तान में तो खैर इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं कि मतलब डिस्ट्रॉय भी करोगे तो क्या ही करोगे, पल्ले कुछ है ही नहीं इनके। तो ये आज की तारीख में ये 1991 1992 में जैसे इंडिया होता था वैसी हालत है आज पाकिस्तान में, इतना पीछे है। तो अगर ये लड़ाई में, अगर नेगोशिएशंस में इसने कोई फॉल्टर किया, जो कि कर चुका है, मतलब आप कैसे, पहली चीज तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो अमेरिका का मैसेज, तो ईरान को तो ये बिल्कुल पता लग गया कि भाई जो प्रेसिडेंट ट्रंप इन्हें बोल रहा है ये वही कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं। तो वन थिंग इज इमिनेंट कि ईरान का पाकिस्तान के ऊपर से भरोसा टूट चुका है बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर, ये ड्राफ्ट वाला सर जो वो था। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो ये साबित हो हाँ, गया कि इनके पास साला तो अकल भी नहीं है। तो ये जो अकल जो नहीं दिखाई इन्होंने नकल के टाइम, वो अब इनको महंगी पड़ेगी। अच्छा पॉइंट नंबर एक, 2 जी जी मैं जी जी। ये है कि अब अगर टॉक्स के लिए ईरानियन डेलीगेशन आता ही नहीं है, देन व्हाट डू यू डू? जो आप तारीफें करवा रहे थे अपने मुल्क की, जो आप बोल रहे थे कि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान के ऊपर है, तो मेरा एक सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान ने खुद पहले अफगानिस्तान के साथ सुलह कर ली, जो दूसरों की सुलह करवाने पर चला चला गया? और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डेलीगेशन की मीटिंग है, इसमें कहा जा रहा है जेडी वैंस माइट नॉट टर्न अप बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू। आप देखिए ना, टीटीपी है, बीएलए, बीआरए, बीआरजी, बीएलएफ, है ना, और फिर वो सिंधु सिंधु आर्मी, केपीके के फैक्शंस, मतलब शिया इतने डिसग्रंटल्ड शिया वैसी हैं, है ना, 4 करोड़। तो आप सोचे थ्रेट थ्रेट असेसमेंट देखें कि एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके जहां पे भी ये जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो एंड उसके बाद जाहिर सी बात है कि टेरर फैक्शंस आर नॉट हैप्पी हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो एक चीज गारंटी है, एनीथिंग कैन ब्लो अप एनी टाइम, एनी सेकेंड, मतलब इन द सेंस डिसइंटीग्रेट हो सकती है, टॉक्स डिसइंटीग्रेट हो सकती है, ईरानियंस विल नॉट टर्न अप हो सकता है ना। कंडीशंस तो पहली चीज तो मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बेट कि आपने आपने तो नामुमकिन 10 पॉइंट रख दिए, इम्पॉसिबल 10 पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट। तो जब अब आपको बात ये पता है कि किस वो, चीज पे करें? हाँ, हाँ, कि उन्होंने मानी नहीं बात, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बेसिकली अमेरिका ने क्या किया, उसने इजराइल को बोला है आई विल बाय यू टाइम, कि
बिकॉज इजराइल को ज्यादा डैमेज हो रहा था ईरान की तरफ से, आई ईरान की सी। मिसाइलों से। तो ऑलराइट। तो इजराइल ने बोला कि भैया देखो मेरा कोलैटरल बहुत ज्यादा हो रहा है डैमेज बिकॉज ऑफ योर वॉर विद ईरान, यू डिक्लेयर अ टेम्पररी सीज फायर विद ईरान एंड बाय मी टाइम। क्योंकि आप मुझे बताएं कल ही क्यों ये 100 टारगेट, है ना, 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट में इन्होंने 190 टारगेट उड़ा दिए अच्छा। एंड दे किल्ड 1500 हिजबुल्लाह के टेररिस्ट। तो व्हाई नाउ, जब ईरान मिसाइलें दाग रहा था तब क्यों नहीं किया इन्होंने? एंड देन व्हाई इज लेबनान का हिजबुल्लाह फैक्शन बीइंग इंक्लूडेड फॉर दिस पीस टॉक? वो तो पूरा अलग एंटिटी है ना। उसको अब भी दिस किया, प्रूव्स, उसको तो शामिल नहीं किया इन्होंने पीस हाँ तो टॉक में। दिस प्रूव्स कि द क्लोजेस्ट प्रॉक्सी which can get damage to Israel is Hezbollah. तो आई सी। जब ईरान मिसाइल्स दागता था उससे कुछ टाइम पहले, कुछ मिनटों पहले हिजबुल्ला भी सैकड़ों मिसाइल फायर करता था। तो इनके इंटरसेप्टर बर्बाद हो रहे थे कि भाई हिजबुल्ला की साइड भी जाओ, ये ईरान से भी मिसाइलें आ रही हैं। ठीक है। तो उनका सिस्टम रिडंडेंट हुआ पड़ा था मिसाइल इंटरसेप्टर्स का। तो उन्होंने यूएस को बोला भैया मुझे एक टारगेट को एक टाइम पे संभालने दो, तो मैंने शांत रखो तब तक। अब हाँ, यही इधर। गेम चल रही है। और अगर अगर ईरान ने एक भी मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी, फिर आप समझ जाओ कि जो सिविलाइजेशनल डिजास्टर है ना, आपकी सड़कें भी जाएंगी, आपकी पब्लिक प्लेसेस भी जाएंगी, आपकी बिजली भी जाएगी। देखिए बिजली उड़ा दोगे ना सब कुछ खत्म है। बिजली उड़ाने से आपका ना पानी आएगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स लिमिटेड टाइम पे जनरेटर पे चल पड़ेंगे, पर उसके अलावा क्या? बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा। आपको लगता है कि ईरान की आवाम बिना बिजली पानी के खाने की भी किल्लत अभी शुरू होगी, ये वहां पे रह लेंगे? दे विल गो अगेंस्ट आईआरजीसी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्योंकि आपका फौज का बड़ा तजर्बा है और अर्बन वॉरफेयर का भी। ये जो बलूचिस्तान में जैसे इन्होंने 4 तरफ से क्वेटा तफ्तान रोड को ब्लॉक कर किया, 2 दिन तक ब्लॉक रखा और उसमें एक तरफ से 20 आर्मर्ड व्हीकल्स आईं, दूसरी तरफ से 15 आर्मर्ड व्हीकल्स आईं, लेकिन वो बीएलएफ से ये कब्जा छुड़ा नहीं सके। तो 5 एसएसजी के कमांडो एक तो मारे गए, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ जो रिट्रीट करनी पड़ी इतनी बड़ी 35 आर्मर्ड व्हीकल्स की रिट्रीट हुई है, जिसमें से 5 वहीं पे तबाह हो गई, बाकी 30 रिट्रीट हुई हैं। एज अ मिलिट्री पर्सन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट है। एसएसजी को तो एलीट समझा जाता है ना, एसएसजी कमांडोज को, पाकिस्तान आर्मी का कमांडोज है वो। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है या हुआ होगा एसएसजी की यूनिट्स पर, और जो बाकी सिपाही हैं जिनको हुक्म दिया कि वापस चलो, रिट्रीट करो, पीछे मुड़ो, तो ये कैफियत से पाकिस्तान आर्मी की जो लोग बलूचिस्तान में मौजूद हैं फौजी, उनकी ज़हनी कैफियत मैं समझना चाहता हूं कि इस वक्त क्या होगी। एक पाकिस्तान लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है। अच्छा। ये तनख्वाह एक इंडिया के मेजर की होती है आफ्टर 7 years ऑफ सर्विस। तो जब आप एक एक मतलब ऑलमोस्ट यंगस्टर ही है, आप अगर उस अफसर को इतनी सहूलियतें दोगे, इतना लीवे दोगे, इतनी तनख्वाह दोगे, इतना कंफर्ट जोन दोगे, तो वो भी कंफर्ट ही ढूंढेगा ना ऑपरेशन में भी कि भाई व्हाई शुड आई रिस्क, लेट्स हाँ, गो वो बैक। कहेगा पीछे चलो भाई यहीं पे। कौन मरे यार, यहाँ तनख्वाह बढ़िया आ रही है ना, गर्लफ्रेंडे हैं, है ना, मौजे कर रहे हैं, वीकेंड्स पे जाते घूमने खाने पीने, गाड़ी है। कहते हैं यार ये तो मतलब नौकरी अच्छी है, तो ऐसे मरने, व्हाई शुड वी डाई? तो देखो एक होता है विल टू फाइट। विल टू फाइट कैन नॉट कम व्हेन यू आर गिविंग मनी। पैसे का लालच देके आप विल को नहीं खरीद सकते।
विल हैज टू कम नेचुरली फ्रॉम विद इन। यस तो एक तो ये लैक कर रहा है इनके साइकोलॉजिकल डीएनए में। दूसरा ये है कि सर जो वो इलाका है ना, उसमें एसएसजी से ज्यादा एफसी सोल्जर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रंटियर कोर सोल्जर्स जो वहां के लोकलाइट है। तो जाहिर सी बात है, बलूच फाइटर इन्हें कहते हैं कि भाई डोंट फाइट अस और वी विल टारगेट योर फैमिली ऑल्सो। तो एफसी तो वैसे ही रिडंडेंट और इनइफेक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल। अब बची ये फौज। अब सर मैं बताता हूँ, जब हम आर्मर्ड व्हीकल में जाते हैं ना, बख्तरबंद गाड़ी में, उसके अंदर एक तो आवाज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके इनके बड़े बड़े इंजन है। तो अगर मैंने मतलब आधे मीटर पे भी अगर कोई दूर बैठा है तो मुझे चिल्ला के बात करनी पड़ती है। अच्छा। दूसरा क्या है सर कि जब आप इस एनवायरनमेंट में जा रहे हो ना, अगर आप पे फायर आता है तो आप इमीडिएटली नहीं गेस कर सकते कि फायर लग कहां रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट। बस वो आपके बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर आके लगेगा तो यू विल हियर इट कि हाँ कुछ आके लगा है। बट मल्टीपल डायरेक्शन से जब फायर आएगा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू कम आउट, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है फायर कहां से आ रहा है, जनरल डायरेक्शन क्या है फायर की, तो बाहर निकल के करोगे क्या गाड़ी से? यू विल एक्सपोज योर सेल्फ एंड यू विल गेट शॉट। या तो और ये पूरा टेरेन आप देखें, इट इज अ ओपन टेरेन। ये हाईवेज क्यों चुने इन्होंने? आमने सामने की लड़ाई, और वो इतने खुले हाईवे हैं कि आप आईडी लगा दो, किसी भी कलवर्ट या कहीं पे आप आईडी डाल दो, इट विल ब्लो अप। और आर्मर्ड व्हीकल में क्या होता है ना सर कि बंदे बेशक ना मरे, पर आर्मर्ड व्हीकल अगर इनकैपेसिटेट हो जाए तो उसको प्रोटेक्शन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक से कवर करना पड़ता है। वो दरवाजा खोलेंगे, फिर इनके ट्रूप्स बाकी गाड़ियों में घुसते हैं, फिर वहां से इन्हें निकलना पड़ेगा, लीविंग दैट व्हीकल बिहाइंड। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो है ही फॉर बलूच आर्मी कि भाई देखो हमने उनका ये इनकैपेसिटेट कर दिया, एम किल कर दिया हमने उनका, है ना, टैंक हो गया या बख्तरबंद गाड़ी हो गई, कि हमने इनकी एम किल कर दिया। एम किल मतलब मूवमेंट किल। आप उसका टायर उड़ा दो, आप उसका ट्रैक उड़ा दो, तो एम किल मींस मूवमेंट, मोबिलिटी किल। तो मोबिलिटी जब किल हो जाती है, यू आर अ सिटिंग डक। एंड इट इज जस्ट कि आप एक बख्तरबंद डब्बे या पोस्ट में आप बैठे हो। अब अगर ऊपर मशीन गनर बाहर निकलता भी है तो ही इज द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट टारगेट, कि मुंडी ऊपर आई, सारे डायरेक्शन में अगर वहां पे दो दो गोलियां भी मार दोगे, कुछ गोलियां तो लगेंगी। तो व्हाट कैन यू डू? स्नाइपर पता भी भी है। नहीं है कि किस तरफ निकलते वक्त तो पता भी नहीं है कहां से फायर आ रहा है। और पहले तो वो जज करना उसमें। अगर आप गाड़ी से बाहर एग्जिट भी कर गए, आप आड़ कहां पे लोगे? अगर आप राइट साइड गाड़ी के आड़ ले रहे हो, थिंकिंग कि मैं उसके ऑपोजिट साइड से फायर करूंगा और मेरे पास गाड़ी का कवर है, तो यू आर फॉरगेटिंग दैट यू आर ऑलरेडी कवर्ड बाय द एनिमी, दाहिनी हद से भी बाई हद से भी, बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स। तो आप जाओगे कहां? अगर आप राइट साइड उतर के, वो राइट साइड वाला एंगेज करेगा, तो एनिमी और आपके बीच तो कोई बैरियर है नहीं, प्रोटेक्शन है नहीं। एंड अगर लेफ्ट वाला भी उतर तो वही कहानी है। तो अच्छा, टैक्टिकल एक और न्यूज आ डिसएडवांटेज गई बहुत है, ताजबान से एक न्यूज आ रही है कि पाकिस्तानी फौज के मेन कैंप पर बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के कर्मचारियों ने हमला किया है। क्योंकि वहां से खबरें बड़ी देर से आती हैं, तो ये 4 अप्रैल को हमला हुआ है और इसमें उनके मेन कैंप को निशाना बनाया गया है। इसमें भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। तो मुझे को पूछ रहा था, कह रहे थे डॉक्टर साहब जिस स्पीड से आप बताते हैं, बल्कि उसने तो मुझे कहा डॉक्टर साहब जिस स्पीड से आप मार रहे हैं पाकिस्तानी फौजियों को बलूचिस्तान में, तो कितने रह गए पीछे? मैंने कहा ये पता करके बताऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे डॉक्टर साहब कि आप बलूचिस्तान की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? मतलब
पॉलिटिकली तो ये अब फारिग है पाकिस्तान वहाँ पे, मतलब पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का कोई चांस बनता नज़र आता है आपको? क्या ये रिवर्स बैक हो सकता है प्रोसेस और बलूचिस्तान में सब हंकी-डोरी हो जाए और ये फिर एक प्रोविंस के तौर पर पाकिस्तान में रहे, ऐसा कोई चांस आपको नज़र आ रहा है? मैं सियासी सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल आपने सियासी सवाल आपका जायज़ है और मुझे नहीं लगता एनालिसिस के आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर कोई भी इस तरह की एक रिकॉन्सिलिएशन हो। क्योंकि जो बलूचिस्तान आर्मी है, उसको पब्लिक की लेजिटिमेसी मिल गई है। हुँ। उसको जो बलूचिस्तान के बाहर के लोग रहने वाले उनकी भी मिल गई है। और आप देखो हुँ। कि जो आज सुबह 8:15 बजे लंदन में मुज़ाहरा हुआ है बलूचों का, क्या उसको बोलते हैं बीएनएम ना? हाँ, बलूचिस्तान नेशनल बलोच मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट का। हाँ, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है उसमें उन्होंने अ, उम, वो शोक भी मनाया, मॉर्निंग भी की है। उन लोगों का नाम लेके प्लेस कार्ड भी तैयार किए हैं, जिसमें मुर्गा, गुलाम मोहम्मद, लाला मुनीर और शेर मोहम्मद के उन्होंने फोटोज़ लगाए हैं। उसको उन्होंने थोड़ा इंटरनेशनलाइज़ भी कर दिया है और उसको प्रेस की तरफ से भी देखा गया है और पूरा जो यूके की जो प्रेस रिलीज़ थी, उसमें सब जगह इतने बड़ा नहीं लेकिन उसका उसको उसमें उसको उसको रेलेवेंस दी गई है। और दूसरा जो मेजर साहब कह रहे थे जो बलूचिस्तान के नेटिव सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको वहां से उठाकर जे एंड के वगैरह में भेज दिया और वहां पर पाकिस्तान की पंजाबी फोर्स जो है उसको ज्यादा एम्प्लॉय किया, लेकिन फिर भी 20% बलोच जो जो नेटिव्स हैं वो आर्मी में है, वो उनका रैंक भी अच्छा है कईयों का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए 80% जो कमांडिंग लोग हैं वो सारे पंजाबी हैं। जब भी वो बलोच किसी को पकड़ते हैं तो वो कहाँ से निकलता है, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से, जिसकी इंटरव्यूज लेते हैं। तो जो एथनिक जो जो चीज है, मुझे लगता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा जाता रहेगा और बलोच जो है दिन पर दिन ऐसे ही गुरिल्ला वॉर के अंदर कामयाब होते रहेंगे, तो एक दिन दूर नहीं है कि जो एथनिक सोल्जर्स हैं दे विल आल्सो टेक देयर वेपन एंड विल डिफेंड देयर ओन बलूचिस्तान। ये हमेशा ही डॉक्ट्रिन में आता रहा है। जहां पर भी माइनॉरिटी जो थी उसको दबाया गया तो उन्होंने वेपन पकड़े हैं, तो उसके साथ जो मेजोरिटी साथ में मिल गई है। ये हिस्ट्री में हमेशा हुआ है, रशिया की रिवॉल्यूशन में भी ऐसा हुआ है, टर्की की रिवॉल्यूशन में भी ऐसे हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ तो आपको मिलेगा कि एक मिनॉरिटी जो है, जो लड़ रही है, उसकी सिंपैथी बहुत बढ़ जाती है और इस इन बलोचों की सिंपैथी बहुत बढ़ गई है। और यूरोप में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर हर कंट्री वाले जब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता है तो बोलते हैं उसको, कीप शट योर माउथ, वी आर नॉट इन बलूचिस्तान। तो यानी वो बलूचिस्तान का नाम लेने लगे कि वहां पे लॉलेसनेस हो गई है और उसकी वजह जो है उनकी डिसअपीयरेंस ऑफ 25,000 पीपल। ये ऑफिशियल स्टेटस है यहाँ का कि वहां पर 25-30 हजार आदमियों की और ये जो फोर्सफुली डिसअपीयर्ड लिखा जा रहा है ना, और एक यंग लड़की जो मेहरान बलोच है उसके यहाँ पर आर्टिकल लिखे गए हैं कि उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, आज तक बिना उस पे कोई केस नहीं चलाया, उसको अंदर रखा गया हुआ है, टॉर्चर भी करते हैं। ये तो हमारे तो आपको पता है मुल्कों में, ईरान हो, मुस्लिम कंट्री हो, इंडिया हो, वहां पर जेल में आने वाले को टॉर्चर किया जाता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ये जो आपने बताया ना लंदन वाला प्रोटेस्ट, ये उसकी तस्वीरें मैं शेयर कर रहा हूँ दर्शकों के हाँ, साथ। जी, ये आपने जारी रखिए तस्वीरें प्लीज़। तो कंटिन्यू सर। मुझे मुझे लगता है कि बलूचियों का कोई ना कोई सरदार यूरोप में आए तो मैं उसकी हेल्प भी कर सकता हूँ, मैं उसको यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुंचा भी सकता हूँ। उसको वहां पर टाइम मिलेगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, अपना वो स्टेंस भी रख सकता है। लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे आके बोले कि चलो डॉक्टर साहब थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। मैं भी पॉलिटिशियन को तो एक दो को जानता हूँ, एप्लीकेशन लिख के दे दूंगा, उसको स्लॉट मिलेगा 10-15, 500-600 बंदे के सामने बोलने का, तो अपना स्टैंस रख सकता है, अपना मोटिव रख सकता है। तो ये एक आपके चैनल के थ्रू मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं उसको आगे ले जा सकता हूँ। और ताकि वो वहाँ पर एक तरीके से अपना जो कंसर्न है उसको, पॉलिटिकली कंसर्न जो है, मैं मिलिट्री कंसर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल कंसर्न है उसको पेश करे। और यूरोपियन यूनियन में अगर आप किसी से बात करते हो तभी आपको वो आपसे सिंपैथी पैदा होती है। ये यूक्रेन ने ऐसे ही किया है ना, मैदान में जाके लोगों को इनवाइट कर लिया,
क्लिचको ने लोगों को इनवाइट कर लिया, इनको मौका मिल गया वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में बोलने का। आज वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू यूक्रेन, इट इज़ नाउ ऑल इन द होल यूरोप ना, उसमें कूद भी गए हैं उस लड़ाई के अंदर। ये तो शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट कूदने नहीं जाएँगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगा। और जो इन्होंने जिनेवा में किया था, दैट वाज़ वेरी मच एप्रिशिएबल। वहाँ इनको टाइम मिला, इन्होंने वहाँ पर अपना स्टैंस रखा, उसको वो मीडिया में कवर हुआ। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन में भी ये लोग आके अपना कुछ स्टैंस रखें और बताएँ, इनकी इनकी आवाज़ सुनी जाएगी। और हेल्प जो है वो हमेशा बाद में आती है। मिलिटरी हम्म। जो गुरिल्ला वॉर है, मेजर साहब ने उसके ऊपर बड़ा समझा दिया बहुत तरीके से, वो जारी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान की जो 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 अ, जो उनके जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी जनरल के साथ बैठ के नेगोशिएशन नहीं करेंगे। उनकी डिमांड यही है कि यू प्लीज लीव द बलूचिस्तान ऑफ द बलूची पीपल। जी। और दूसरा ये है कि जो बलोच शर्मचार हैं वो तो जीत रहे हैं, वो तो दिन ब दिन उनके हमले बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उनके टैक्टिक्स बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो वो क्यों पाकिस्तान के साथ बात करेंगे? अच्छा, मैं समरतूर साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के साथ लगती है, इफ आई एम राइट। क्या क्या हो हाँ जी, गया, हाँ जी। सो तो नहीं गए मेजर साहब? नहीं। हाँ सर। हाँ जी, आप फ्रीज हो गए। नहीं, ठीक। अच्छा, आप ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस है, ये सिस्तान बलूचिस्तान जो है ईरान का, उसके साथ है ना ये सारा समुंदर, ये सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस? नहीं सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज मेनली मतलब ईरान तक है। ईरान तक उसके है। बाद फिर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है नहीं नहीं, ईरान पे। पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, सिस्तान बलूचिस्तान में है ये। हाँ। तो या ये तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस तो फिर बलोच प्रॉपर्टी है। नहीं सर, अब आई डोंट नो, क्लेम नहीं, कर मैंने सकते हैं। देखा है ना ये, दिस इज। अच्छा, जितने बलोच हमें देख रहे हैं लाइव इस वक्त, वो कमेंट में बताएं सर देखो, भाई। एक ये कहावत मैंने है, कल इंडियन एक टीवी कहावत में है, लाइव बोला है। विनर्स विनर्स कीप ऑल द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। राइट। यस, चलो ठीक हो गया। तो वो तो विन होंगे और वो हो रहे विन। लेकिन इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मैंने जो एक नया छोड़ा है ये मिसाइल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ना ईरान का है, तो ना अमेरिका का है, तो ना ओमान का है। ये तो बल्कि बलूचिस्तान का है, बल्कि ओमान का भी काफी हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान बनता है। तो ये तो एक लड़ाई इधर खत्म होगी, तो ये जो लड़ाई अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो ये तो ईरान के तो वैसे ही टुकड़े हो जाएंगे सर। क्या नहीं, कहते एक एक आपकी हैं आप? मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जो यहाँ पर एक जनरल कुयाट, जो नाटो का जनरल रहा है, उसने बोला अगर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ठीक चले तो हम्म। वो जो खर्द हैं, जिसको खुर्दी बोला जाता है, उनको वेपन पकड़ाए जाएं, या इधर अपना जो बलोच है, क्योंकि बलोचों की संख्या भी कम नहीं है, अगर उनकी स्ट्रेटजी अच्छी हो तो ये दोनों जो फुट सोल्जर्स हैं उनके थ्रू ईरान में एंटर हो सकते हैं और वहां पर मैन टू मैन फाइट हो सकती है। लेकिन अभी तक खर्दियों को भी उन्होंने इतना ज्यादा नहीं दिया। पहले बोलते रहे, खर्दी तैयार भी हो गए, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको इन्होंने अभी तक सीआईए वगैरह ने कांटेक्ट ही नहीं किया, है ना। जबकि उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, इट इज वेरी बैड। जो ईरान की नेटिव लोग हैं वो बलूचियों को सेकंड क्लास सिटीजन ही मानते हैं। तो उनको उनको भी हथियार पकड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ाया जा सकता है अगर ईरान को वाकई में इन ऑल फ्रंट के अंदर एंगेज किया जाए तो वो हो सकती है। लेकिन अभी तक उन्होंने इस सिनेरियो को देखा ही नहीं है, और ना ही उसके अंदर उन्होंने कोई उसको अंजाम देने की ट्राई की है। खर्दियों का नाम लेके पहले टाटा टाटा कर दी और बाद में बोला कि जो खर एक जो इरबिल के खर्दी हैं वो कहते हैं वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए, क्योंकि इन्होंने जब हम्म, सीरिया के साथ चक्कर हुआ तो उनको धोखा दे दिया। और बिल्कुल। जब टर्की ने कुबाने का शहर अपने अंडर करने की ट्राई की, उसमें 300 किलोमीटर अंदर आ गए, तब उनकी किसी ने हेल्प नहीं की। तो वो कहते हैं कि वी आर ऑल अलोन, वी विल थिंक लेटर ऑन। लेकिन अगर उनको अभी एकदम से बोला जाए और उनको हम्म, उनको एक एग्रीमेंट उनके साथ किया जाए और उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए,
तो दे विल बी अ पार्ट ऑफ दैट ये जो ईरान वॉर। एंड सेकेंडली, ईरान में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सोसाइटीज हैं जिनको ईरान अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता। उसमें हजारा का भी एक छोटा हिस्सा आता है, उसके बाद ये बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। तो इनकी स्ट्रेटेजी, इन्होंने जल्दी जल्दी अटैक तो किया, लेकिन इन्होंने प्लान बी नहीं बनाई। डॉक्टर साहब, इस पे बात पूछते हैं ना, ये सवाल तो समरतूर साहब से पूछते हैं। उनका ख्याल है कि शायद तुर्की की वजह से उनको आर्म नहीं कर रहे कुर्दों को। जी तूर साहब। सर बिल्कुल, क्योंकि टर्किश आर्मी ने काफी अभी जंग आप तो लड़ी है, फ्रेम और काफी जो कुर्द के जो फाइटर्स थे, उन्होंने अपने हथियार भी इनको सरेंडर कर दिए थे। तो उसकी वजह से अमेरिका प्रेशर में है कि टर्की ने कहा है कि ये आप सरेंडर कर चुके हैं, तो आप दोबारा ऐसे मत इनिशिएट करो, बिकॉज फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे, नेटो में भी दरार पड़ जाएगी। और ऊपर से सर, मैं कहीं ना कहीं मेरे डीप मन के अंदर आई हैव अ गट फील कि अगर ये पीस प्रोसेस थ्रू हो गया, तो आई थिंक इन कमिंग 10-20 इयर्स, क्योंकि जीसीसी मुल्कों ने भी अभी तक हमला नहीं किया है इतनी मार खाने के बावजूद, तो क्या इनकी आपस में इंटरनल सेटिंग है क्या कि कोई तुम्हें इतना, योर मेन ब्रेड एंड बटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड और हैज बीन डैमेज्ड वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और आप तब भी वार नहीं कर रहे हो ईरान के ऊपर, तो या तो यू डू नॉट हैव द कैरेक्टर टू फाइट, यू डू नॉट हैव द विल टू फाइट। आपके पास ऑयल मनी इतना ज्यादा और इतना एक्स्ट्रा है कि यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग। मतलब सऊदी अरब को देखो, वो तो आउटसोर्स कर रहे हैं, वो तो एक आर्मी को किराए पे ला रहे हैं 1 लाख कि भी तुम मेरे लिए लड़ो। मतलब हथियार इन्होंने अमेरिका से लिए सारे, अब इन्होंने कौन? फौज ले रहे हैं सर पाकिस्तान आपको की मैंने लड़ने के कल लिए। भी कहा था कि नाम लिया करें मुल्क का। हाँ, तो वही मैं बोलूं, सऊदी अरब अब किराए पे पाकिस्तानी ले रहा है, हाँ ऐसे बोलो ना। अमेरिका से सारे हथियार खरीदे हुए हैं, और हथियार की खरीदारी ऐसी कर रहा है सऊदी अरब अमेरिका से हाँ। कि पता नहीं उसने 10 मुल्कों को एक ही टाइम पे लड़ाई लड़नी है, और अभी तक उसने कोई हरकत ही नहीं की। तो चीजें आर वेरी मच क्वेश्चनेबल कि या तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन रही है ईरान की कि उसने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की ही तैयारी की है। इट इज नॉट बीन बॉदर्ड अबाउट सोशल स्ट्रक्चर, खाना पीना, वो तो आ ही रहा है, भूखा कोई नहीं मर रहा है ईरान में, क्योंकि दे आर गेटिंग फूड। एंड अब जो ये तेल $45 पे, जो एक्चुअल जो कच्चे तेल का जो रेट था, उसी में ही बेच रहे थे, अब इन्होंने वो डबल ट्रिपल द कॉस्ट कर दिया है। तो अब फायदा भी है, ऊपर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ये टैक्स लगाएंगे, हालांकि आई डाउट वेदर एनीवन विल गिव, तो ये तो खरबपति बन जाएंगे रातों रात, सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ देंगे। तो सऊदी कभी नहीं चाहेगा उसके जीते जी, जब तक वो मुस्लिम उलेमा का आका है, वो कभी भी शियाओं को डोमिनेट करने देगा ही नहीं। इट विल बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ ऑल द सुन्नी मुस्लिम्स कि ये शियाओं ने कैसे डोमिनेट कर लिया, ये तो पूरा इलाका हिस्ट्री सुन्नियों की है, तो शिया कहां से आ गए यहाँ पे पूरा राज करने के लिए। तो देखिए सर, ललकार तो पड़ चुकी है, अब मुद्दा ये है, कल दुबई ने अपने मिराज एयरक्राफ्ट्स भेजे टू बॉम्ब वन पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ ईरान, बॉम्बिंग करके वापस भी आ गए। उसके बदले ईरान ने 25-26 ड्रोन्स भेजे दुबई में अटैक करने के लिए, और वो अटैक सक्सेसफुल भी हुआ, उन्होंने पूरी रिफाइनरी की वर्किंग ही डिसरप्ट कर दी है। तो देखिए, आप किसी को थप्पड़ या वार तब मारो जब आपके पास सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ है। जब आपके खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आप ऐसे क्यों अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो? ये क्या या तो लिखा है आप, सर हिंदी में? हिंदी में लिखा है कि आपकी सारी बातें ठीक है, ये बताओ कि पाकिस्तान के टुकड़े कब होंगे।
टुकड़े, ये ये कौन पीस टॉक जैसी फेल होती है, ये वाली जो पीस अकॉर्ड जैसी सैटरडे फेल को होगा, इट विल बी अ डिक्लेरेशन की पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप इज इनइफेक्टिव एंड लीडरशिप इज वीक, एंड फिर ताबड़तोड़ मिलिटेंसी यहाँ पे इतनी फैलेगी, फ्रीडम स्ट्रगल फैलेगी, बल्कि मतलब सब छुटकारा चाहेंगे कि भैया ये तो बर्बाद हो गए और हमारा ही पैसा और टैक्स के दम पे बर्बादी कर दी, तो पैसा जा कहाँ रहा है? जो रोज रोज का जो करोड़ों रुपए ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, वो पब्लिक के ऊपर नहीं लगा रहे, तो जा कहाँ रहा है पैसा? इकोनॉमी डूब चुकी है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, वो प्राइवेट जेट किसी मतलब के लिए ही खरीदे गए हैं हाँ, पाकिस्तान वो में, तो आपने कि, बिल्कुल कि उसमें तो कोई जैसी मुल्क बुराई अभी बर्बाद होगा, टूटेगा, हाँ, ये आसिम मुनीर सीधा यूएस जाके अंडर कवर प्रोटेक्शन में रहेगा। उसकी डॉक्टर फैमिली साहब शिफ्ट हो चुकी है। जी, देखिए डॉक्टर मैं साहब जी, एक बात मैं बोला, मेजर जी, साहब बोल रहे थे ना कि अपने ये यूएई वगैरह मिलिट्री फोर्स लेके बैठे हुए हैं और मार खा रहे हैं, बोल नहीं रहे ये। तो हुँ, आप ये देखिए कि यूएई, सिर्फ मैं यूएई का एग्जांपल आपको देता हूँ। सबसे महंगे वर्ल्ड के जो टैंक हैं लेक्लेयर्क, उसका मैंने 9-10 साल उसका काम किया है फ्रांस में, सीएसएम के नाम से था, उसका इंजन हम बनाते थे। तो लेक्लेयर्क के इनके पास बेशुमार टैंक खड़े हैं। इनके पास F-16 है, मेजर साहब उसको और भी डिलीवर कर किनके सकते पास? नाम दुबई, लिया करें सर, सॉरी मुल्क का नाम दुबई लिया के करें। पास। यूएई के पास हाँ, ऐसे नाम लिया करें प्लीज़। F-16 के 66 प्लेन खड़े हैं। हुँ, ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये कहते हैं ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, और जबकि ले सऊदी हमारी अरेबिया, लड़ाई नहीं है तो कुट खाई जाओ, हाँ तो ये कुट की खाए गल जाओ हुई। ना, ये तो कुट तो खानी है, क्योंकि ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। इतने सारे न्यूज चैनल्स ने बता दिया कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का एक कोई केबल पकड़ी गई जिसमें बोला है, नाउ कम ऑन हिट ईरान सो हार्ड। तो इनकी इनकी आपस में जो है वो समझदारी है कि हम फ्रंट में नहीं आएंगे, जूते खा लेंगे, ताकि बाद में अगर बर्तन संभालने पड़े तो हम संभालने के लिए आ जाएंगे। तो ये एक इनकी डॉक्ट्रिन जो है ना, वो अरब के लोगों को भी समझ में नहीं आ रही है, अरबियों को खुद समझ नहीं आ रही है। कहते इतना सारा खर्चा तुमने आर्मी पे किया तो उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? अभी 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 बता रहे थे मेजर साहब कि एक उन्होंने अटैक किया मिराज का लेके, और उसके बाद दुबई ने 26 ड्रोन मार दिए उनके। तो उसके बाद तुम भी 50 ड्रोन मारो ना। ना, ये बैठे हैं जी, सोटी मार मेनू ते मैं चलना घर दे बाहर। तो ये पता नहीं इनकी डॉक्ट्रिन नहीं समझ में आ रही किसी को सर भी, ये इस वक़्त क्यों जो नहीं ये सर, पार्टिसिपेट ये कर। जो अटैक है, ये फेस सेविंग की है, जो हाँ, किंग ऑफ दुबई है, कि अपनी इज्जत रखने के लिए कि देखो हमने भी एक हमला कर दिया है नेम से। हाँ, हाँ। लेकिन आप पर देखिए आप ना, सॉरी, आप देखिए ना, ये पांचों कंट्रियों की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहराइन और मस्कट, ये और अमान, इन सब का अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखिए, इट इज राउंड अबाउट $1 ट्रिलियन। वो रखा किस लिए? रेगिस्तान में जाके हिरन मारने के लिए ना, वो इन्होंने सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए लिया है। हाँ, बिजनेस करो। अब मैं फ्रांस के साथ बिजनेस करना है, फ्रांस कहता है अच्छा मैं बिजनेस करूंगा लेकिन मेरे 4 टैंक तो लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने सबको खुश करने के लिए ला ला के खड़े कर दिए हैं, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए चौकीदार रखे हुए इन्होंने, पाकिस्तान के लोग। तो ये क्या हुँ, लड़ेंगे? ये इनके इनके में वो जज्बा नहीं है अरबियों में। अब वो जो पहले घोड़े पे चढ़ के किसी का गर्दन काट दी, कुछ कर दी, ये तो हर सैटरडे को अबू धाबी से बैरूत घूमने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ क्या करने जाते हैं? उसको उसका नाम रखा है रखा है, नाम है रिपेयर बैरूट। बैरूट के अंदर बड़े बड़े होटलों में लड़कियां आती हैं, और ये अपने वो पहन के वहां पहुंच जाते हैं, शाम को गर्म पानी से नहा के फिर आ जाते हैं, फिर बड़े मुसलमान बन जाते हैं। ये इनका यही काम है, अयाशी करनी, मौज करनी, सारे गंदे काम करने, और फिर जब अपनी सेल्फ डिफेंस आती है तो बोलते हैं अमेरिका को तुम हमें प्रोटेक्ट करो। हुँ। ये काम है। अच्छा इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान ख़ास तौर पर
ये 3 मुल्क काबिल ज़िक्र हैं जिन्होंने अपने आप को अमेरिका से दूर किया है। और उसमें यूके ने माइनस अमेरिका 30 कंट्रीज़ की समिट बुला रहे हैं वो, रीग्रुपिंग के हवाले से, इकोनॉमिक रीग्रुपिंग के हवाले से और डिफेंस रीग्रुपिंग के हवाले से, क्योंकि उनको ये डर है कि ये नेटो जो है अमेरिका इससे हाथ उठा लेगा। फ्रांस जो है, मैक्रोन, उसने भी कहा है कि 6 महीने पहले हमें बताया गया था जब 12 डे वॉर हुई थी कि सारा कुछ तबाह कर दिया है और सब सेटल हो गया है, और अब जो है वो सूरत हाल पता चलता है कि वैसी नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। फिलीपींस के टॉप डिप्लोमेट ने भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की है और उसने कहा वेरी प्रोडक्टिव कॉल, और हम पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान हुई है कि हमारे जो सी फेरर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई जो है उसके हवाले से, और जीसीसी की जो गल्फ काउंसिल है, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सब जो है अब अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला से निकल रहे हैं। ये परेशान है क्योंकि अमेरिका का जो, जिसके लिए ये इतने पैसे देते रहे अमेरिका को, जहाज देते रहे और तोहफे में, वो अमेरिका तो कुछ नहीं कर सका। फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रंप की, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। कुशनर की जो प्राइवेट इक्विटी फंड है उसमें इन्होंने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की, ये सोच के कि इससे इनको प्रोटेक्शन मिलेगी इन केस ईरान से जंग हो या इजराइल से जंग हो, लेकिन वो तो इनको नहीं मिली। प्यूटन ने, जो इनर सर्कल हैं प्यूटन के, उन्होंने परसों ट्वीट किया है कि गुड बाय नेटो, सी यू लेटर। आई मीन, अब इसी हवाले से ये जो मुल्क हैं, ख़ास तौर पर ये कनाडा, जापान, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और यूरोप, इनको आप ज़रा जमा करें ना, इनकी दौलत, इनकी पॉपुलेशन और इनका जोग्राफिया और इनके रिसोर्सेज, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक मैसिव चंक बनता है सर। और इसमें अब जो डॉलर की जो हाकमियत है, जो ईरान ने बहुत उसमें खंजर मार के उसको तोड़ा है कि हम युआन में बिजनेस करेंगे, तो इंडिया तो ऑलरेडी रूस के साथ रुपयों में बिजनेस कर रहा है, तो वहां से भी डॉलर का वो बिलियंस का जो ट्रांजैक्शन होता था वो वहां से उसमें डेंट पड़ा है, इधर ईरान से भी डेंट पड़ रहा है। तो नजर ये आ रहा है, और तूर साहब मुस्कुराएंगे जब मैं ये बात कहूंगा, कि ब्रिक्स के बारे में जो कुछ लोगों का ख्याल था कि ब्रिक्स कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एंडी खान साहब का बड़ा ये दावा है, अभी भी वो कहते हैं। तो वो तो मुझे तो ब्रिक्स उभरती हुई नजर आ रही है। मतलब है ये यूएस के साइड लाइन होने से ब्रिक्स कंसोलिडेट हो रही है। तो ये जो इल्जाम लगाया जाता है हमारे ऊपर कि वो जी इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई, विश्व गुरु ने कोई रोल प्ले नहीं किया इस जंग को रोकने के लिए, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात होनी चाहिए मेरे ख्याल। सर देखिए, मुद्दा तो था डी डॉलराइजेशन का, या तो ऑल दिस एंड्स एट व्हाट? डी डॉलराइजेशन। तो ब्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट, डी डॉलराइजेशन कभी नहीं हो पाएगा। ये सारे जो लोग दावे कर रहे थे, अब उनके मुंह पे एकदम करारा तमाचा पड़ा है विद लाल मिर्ची, कि तुम थोड़ा ना, यू फील द हीट एंड द रैश विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो सर जायज सी बात है। ऊपर से देखिए 2019 में 400 बिलियन डॉलर की डील चाइना ईरान, जिसमें चाइना ने साइंड अग्रीमेंट किया है कि मैं ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एरोस्पेस इंडस्ट्री को 360 डिग्री पूरा रीवैम्पिंग एंड एग्जैक्टली ओवर अ अपग्रेड पीरियड होगी। ऑफ 25 इयर्स, एग्जैक्टली, यस, टिल बिल्कुल 2045। या तो 400 बिलियन डॉलर इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट हेल लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल। तो आप देखें, ये अगर अभी ईरान के पास ये मिसाइलें हैं, तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा? ईरान के पास क्या क्या बना लेंगे? ड्रोन भी हैं, उल्टा रशिया को भी ड्रोन दे रहा है ना। और यूक्रेन को जबरदस्ती इंटरसेप्टर बनाने पड़े, नॉट बाय चॉइस,
बट बाय फोर्स। हम्म, तो आप देखें, शायद ड्रोन ने पूरा गेम चेंज कर दिया वर्ल्ड का। जो अजरबैजान और ये आर्मीनिया के बीच जो लड़ाई हुई थी, 22 साल का कॉन्फ्लिक्ट था नगार्नो कारोबाख एरिया को लेके, महज 25 दिन में अजरबैजान ने अपना इलाका वापस ले लिया, क्लेम करके कि भाई ये मेरा डिस्प्यूटेड लैंड था, मैं वापस ले रहा हूं। एंड सर ओनली ये ड्रोन की आप बात आपने की, मेरी भी बड़ी इसके ऊपर वो नज़र है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्तों में ये F-35 और ये F-16 और ये सारे जो है ये कबाड़ खाने में चले जाएंगे, और ड्रोन्स की शक्ल में जो है वो अब तो जंग आ गए के, हैं सर, हाँ, फाइटर जेट्स, अनमैन्ड इसका फाइटर जेट्स। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो कहर बनाई है बलोच लिबरेशन आर्मी ने, वो कहते हैं हमारी एयरफोर्स है कहर, तो ये क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में कोई डिसाइसिव मतलब है कि मोड़ आ रहा है अब इस जंग में आजादी की बलूचिस्तान में, कि वो अब ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी कैंप्स पे हमला करने के लिए? सर आई थिंक जौन सी भी फोर्स के पास मैन पावर कम होती है ना, तो वो मशीन की मदद लेती है, इनडायरेक्ट वेपन्स की मदद लेती है। इनडायरेक्ट वेपन्स होते हैं जो हाई ट्रेजेक्टरी के हों, जो फ्लाई करके टारगेट में जाएं, मोटर हो गए, है ना, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर एजीएल हो गया, मशीन गन हो गए। तो ये कहानी है कि देखिए, ये भी सवाल है कि व्हाई इज इंडिया नॉट सपोर्टिंग बलूचिस्तान यूएन। सर देखें, डिप्लोमेटिक रेपरकशंस बहुत होते हैं, और ऊपर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि बलूचिस्तान की एक इंडिपेंडेंट कमिटी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यू शुड हैव योर ओन फ्रेमवर्क, नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड एंड recognized, and which is in full representation of बलूचिस्तान। जब तक सर वो नहीं होगा, हम हम हु आर वी सपोर्टिंग? चलो ठीक है, बलूचिस्तान में हम सपोर्ट करते हैं, अब यूएन बोलेगा कि बलूचिस्तान के मेन बंदे को लेके आओ, डिफेंस मिनिस्टर को ले आओ, रिप्रेजेंटेटिव को ले आओ, एचआर के हेड को, ये ह्यूमन राइट्स के हेड को ले आओ। तो सर जब ढांचा नहीं है ना रेडी, तो व्हाट कैन इंडिया डू बाय शाउटिंग दैट वी सपोर्ट बलूचिस्तान? हमने बोला ऑन द रेड फोर्ट, पीएम मोदी मेंशन्ड द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ बलूचिस्तान। दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि a neighboring nation has pointed out that something is wrong, कुछ गलत हो रहा है बलूचिस्तान में, देखो इसको। आप बताओ, और किसी वर्ल्ड लीडर ने अपने ही कंट्री के बहुत बड़े इवेंट पे, इंडिपेंडेंस डे पे, ये स्टेटमेंट तो बोली वो है? 2016 में उन्होंने कहा था, उसको अब 9 सर साल कहा तो गुजर है, चुके हैं। बाकी कौन से और लीडर ने बोला है वो दुनिया में? नहीं, किसी मैं ने थोड़ा भी नहीं बोला। मैं इलेबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। चले, ये जो जी जिस जी जी, जिस जिन लोगों ने ये मेजर साहब को क्वेश्चन किया, मैं उसको और ढंग से उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि ये बातें यहाँ भी हो चुकी हैं। अभी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जाता है, कश्मीर का शोर मचाने जाता है, टर्की खड़ा हो जाता है, कश्मीर का शोर मचाने जाता है। इंडिया की डिप्लोमेसी ने आज तक एक बार भी जाके टर्की को अटैक नहीं किया कि तुमने कुबाने में सीरिया को पीटा हुआ है, उसका इलाका अपना अंदर किया हुआ है, खर्दिस्तान को तुमने लिया, उनकी वाईपीपी और पीके का को अपने जेल में डाला हुआ है, वहां का उसका लीडर जो है ओचलान, उसको अंदर डाला हुआ है। बलोचिस्तान का नाम इंडिया ने एक बार भी यूनाइटेड नेशन में नहीं लिया। मैं इस मुसल्ला बलूची की मैं वो समझ सकता हूँ। ये हमारी एक डिप्लोमेटिक वो है, वीकनेस मैं कह सकता हूँ, कि जब हमें वहां पर अटैक किया जाता है, व्हाई इंडिया इज नॉट रिस्पोंडिंग। ये जवाब मुझे जयशंकर साहब दें। मैं उनको बर्लिन में मिलने भी गया था, लेकिन नो टाइम मुझे मिला। डावोस में जब मिला था तो मैंने उनसे ये मेरे क्वेश्चन कुछ और थे, जब डेवलपमेंट के था, यूरोपियन यूनियन की डील का चक्कर था, जब वो यहाँ आए थे। नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा या आपके चैनल के थ्रू शायद मेरी आवाज सुन जाएं, इनको क्या सांप सूंघ जाता है
जब बाकी नेशन के एर्दोगान ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया है और कश्मीर का इशू बनाया हुआ, ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? नहीं, ये नहीं बोलते, इसकी वजह सिर्फ यही जानते हैं। और इसमें इंडिया का कोई लॉस नहीं है। उसको यूनाइटेड नेशन में एड्रेस करने से इंडिया की एक पावर ही बनेगी और ये मैटर इंटरनेशनल होगा। तभी तो बलोचिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे आएगा कि हाँ जी मेरे 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 लिए कोई आदमी खड़ा है। अब 9 साल पहले लाल किले में जाके बोल दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो सिंपैथी दिखाई है ना। तो मुझे बलोची लोगों को सिंपैथी की जरूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वर्ल्ड का कोई लीडर खड़ा हो। कल मोदी बोलेगा तो हो सकता है कि जापान का प्राइम मिनिस्टर भी बोल दे, और जापान का बोलेगा तो कोरिया वाले बोलेंगे। तो ये एक चेन होती है, इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो if India as a powerful democratic nation is not addressing this topic in front of United Nations delegations, then who else have to do it? मेजर साहब जवाब दें। सर मैं तो एक ही चीज बोलूंगा दैट इंडिया हैज कॉल्ड आउट द बलूचिस्तान इशू। अफगानिस्तान भी है और भी मुल्क बैठे हैं, दे शुड आल्सो कॉल इट आउट। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी डेलीगेशन बाकी इफेक्टिव G7 कंट्रीज में से, चलो G5 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को तो बोल दें, फ्रांस को बोल दें, वो तो आयतुल्ला खोमेनी को भी शरण दे चुके हैं, वो यासिर अराफात को भी एंटरटेन कर चुके हैं। तो दे आर इंटरनेशनल कंट्री फॉर गिविंग असाइलम एंड अकोमोडेटिंग एवरीवन। तो मैं कहता हूं फ्रांस के पास ये केस क्यों नहीं रखा जाता कि मैक्रोन इसके ऊपर गुफ्तगू करें, मतलब व्हाई नॉट, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ये जो मूसा अल बलोची है ना, ये मेरे बहुत ही लॉयल फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, और हमेशा ये मेरे इनकी कमेंट करते हैं कई सालों से। तो मैं मूसा साहब से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा मूसा से है, वो जवाब दें यहाँ पे मुझे कमेंट में कि आप क्या आप समझते हैं कि मैं जो POJ और गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा लेकर गया हूँ यूनाइटेड नेशन में, क्या आप ये समझते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें 27-28 मुल्क हैं एक ही छतरी के नीचे, क्या आप समझते हैं कि मुझे यूरोपीय पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहिए बलूचिस्तान का मुद्दा लेकर? ये सवाल मूसा जी आपसे है, जवाब जरूर दें। और यही सवाल मैं करूंगा समरतूर साहब से और डॉक्टर प्रदीप पवार जी से कि चूंकि मैं एक यूरोप में बैठा हूं, मेरे लिए तो वीज़ा का कोई मसला नहीं है, और हम चैनल चला रहे हैं मुसलसल बलूचिस्तान की जो जंग आज़ादी है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि एक नॉन बलोच जो है, एथनिकली बात कर रहा हूँ, रूह तो हमारी भी बलोच ही है, क्या आप समझते हैं कि मुझे वहां जाना चाहिए यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मुद्दा लेकर? व्हाई नॉट? या दैट्स व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? यू हैव द राइट। आपको रोक कौन रहा है? If you saw Donald, नहीं, रोक कोई नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो हमारे बलोच हैं वो इस बात से नाराज ना हो जाएं कि आप हमारे जगह पर आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये डेमोक्रेटिक स्टेचर है, इसमें कोई भी जाके कोई भी एजेंडा पेश कर सकता है। ये है कि उसके ऊपर कितना असर होगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, बलोच साहब जो ये कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद हम वहां पर लीडर चुनेंगे, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू कंस्टिट्यूट वन एग्जाइल गवर्नमेंट, जिसमें आप बनी हुई है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है। डॉक्टर नायला कादरी बलोच प्राइम मिनिस्टर हैं, तारिक बलोच साहब लंदन में हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके गवर्नमेंट इन एग्जाइल के। नायला कादरी जी कनाडा में रहती हैं। कई तो दफा क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं ये अपने आप को एक्टिव करती इन कंट्रीज में जाके, बड़े बड़े हेड्स के पास जाने के लिए? ये हर को सुनते हैं। अगर आप कल माक्रोन के पास जाएं या फ्रीडरिश मेर्स के पास टर्मीन अपॉइंटमेंट लेके जाएं, या आप जिनेवा के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको एक स्लॉट मिलेगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी है, उसमें यू कैन कीप योर कंसर्न ऑल्सो देयर।
लेकिन वहां इतने दूर दूर बैठ के अपनी रोटियां सेकने से थोड़ी काम चलेगा। यू हैव टू यूनाइट योरसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूट, और उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजो, और उसके पीछे आपका सोशल मीडिया होना चाहिए जो उसको हजारों तरह से पूरे वर्ल्ड में फैलाएगा, तभी काम चलता है। अभी अभी मेजर साहब कहते हैं खुमैनी, मेरे टाइम पे खुमैनी यहाँ पर था, मैं उसकी इंटरव्यू सुनी है। उसको फ्रांस की न्यूज चैनल SF1 ने बोला कि ही इज द गांधी ऑफ ईरान। क्या जोक थी इनकी, जोक। एक एक टेररिस्ट आदमी उसको गांधी से वो कर रहे थे, और हु वाज डूइंग इट? द स्टेट ओरिएंटेड टेलीविजन नंबर 1 उस टाइम का। और तब आई 17 थिंक सर वो जैक चिराक होता था ना प्रेसिडेंट। जैक चिराग ही था, उसी ने ना, उसी ने तो इसको पाला हुआ उसी ने था। इतना गंद मचाया है सर, वो तो बिल्कुल हद ही बिल्कुल करके रखी। डॉक्टर मेजर साहब, फ्रांस का ये रिकॉर्ड रहा है। हाइती का जो डिक्टेटर था जिसका नाम हाँ, बेबी डॉक रखा था, डुवेलिये, उसको इन्होंने पनाह दी। जो उसको बेबी डॉग क्यों बोलते थे? वो वहां पर लोगों का खून चूसता था और ब्लड बेचता था यूरोप में। उसका नाम रखा था बेबी डॉग। खुमैनी को इन्होंने रखा, मार्को को इन्होंने रखा। फ्रांस का एक रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी वर्ल्ड के ट्यूरन थे ना, उनको ये पनाह देता था, और बेस्ट लोकेशन में इनको रखा जाता था। ये चक्कर ये है। आ गया जी। मूसा जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स यू। या ठीक है, इसके ऊपर हाँ, सोचते हैं। मैं काफी अरसे से सोच रहा था ये, मैं तो चलूंगा आप आपके बात करें। साथ। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले जाऊंगा मैं आपको यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ पर हैं बैठे हुए लोग जो यूरोपियन रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एप्लीकेशन देंगे, वो बोलेंगे ओके आई विल गिव यू अ पास। वहां पर आउटस्कर्ट के अंदर आप कहीं भी खड़े होके 2 किताबें लेके बैठ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर है देखो, ना? पहल तो करनी पड़ेगी ना। पहल करनी पड़ेगी। पहल, अभी हम नॉन बलोची हैं, नॉन पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मेरे लेकिन साथ देखें, हमारी खुशकिस्मती, मैं ढूंढ रहा था आनी जी को टिकटॉक पे, तो बलूचिस्तान की हमारी बहुत ही बड़ी दानश्वर और लेखक हैं, राइटर हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ गई हैं बलूचिस्तान से। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आनी जी, वेलकम टू आवर शो। हम लाइव हैं इस वक्त, और आपको इस वक्त 100 से ज्यादा लोग सुन भी रहे हैं, और हमारे साथ मेजर समर तूर साहब हैं और डॉक्टर प्रदीप पवार जर्मनी से हैं। तो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पे आप बताएंगी हमारे दर्शकों को कि क्या सूरत-ए-हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन? देखिए, जब हम बलूचिस्तान के हालात को इज्तिमाई तौर पर देखते हैं, तो हालात इस वक्त ये है कि रियासत को आप इतना बेबस देखते हैं। मैं जो जंगी हिकमत अमली है बलूचिस्तान की, है रुफ्टू के बाद जो आप देखते हैं तेजी आई है उसमें, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों की नजर से भी गुजर रहा होगा कि वालिदैन को बेबस किया जा रहा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, माओ से, भाइयों से, बापों से, बेटों से लाताल्लुकी का मतलब एक जुल्म की इंतहा ये देखें कि अच्छा सवाल ये उठता है कि वो बच्चे लापता हैं। उन माँ बाप को भी ये नहीं पता कि वो 3 माह से, 2 माह से, 20 दिन से, 50 दिन से बच्चे कहाँ हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम, और वो ये कहते भी हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन हम उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। अब ये सिचुएशन रियासत ने किस तरह पैदा की, कैसे पैदा की, ये देखिए, ये अगर आप रियासत के उस पुराने रवैये की तरफ जाते हैं या तरीक़ेकार की तरफ जाते हैं कि जब बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन हुए और जंगी तंजीमों ने जो टारगेट रखे और उन्होंने अचीव किया, तो रियासत के पास बलूच का कोई कभी समाचार उसके हाथ में नहीं आया, जंगजू उसके हाथ में नहीं आ सका। ये बिल्कुल मानी हुई बात है। वो या तो जंग लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, या वो आखिरी गोली के फलसफे पे काम करते हैं। मेजॉरिटी उनमें फिदायीन होते हैं, यानी उनके ज़हनों में ये होता है कि वो इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि अगर हमें रियासत के हाथ में जाना पड़ा, तो बजाय उसके हाथ में जाने के हम खुद को खुद खत्म कर लेंगे, लेकिन रियासत के हाथ में नहीं जाएंगे। अब रियासत ये करती है कि उस वक्त जिंदानों से लोगों को निकालती है।
जिसे उसने जबरी तौर पे लापता किया होता है। और उन जबरी लापता अफराद की आपको हरनाई वाकया याद होगा, आप पंजगुर में आपने देखा है, रुफ्टू के ज़माने में आपने देखा, बानुक महरंग बलूच को जिस हवाले से ये जो जाफर एक्सप्रेस वाकया हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने उनको ज़िंदानों में कैद किया। बानुक उस वक़्त मौजूद भी नहीं थी हालाँकि उस जगह हॉस्पिटल में, लेकिन उनका कहना ये था जब रियासत ने जल्दबाज़ी में 13 लाशों को दफनाया था कासी कब्रिस्तान में और कुत्तों ने, जानवरों ने उन्हें निकाला था, एक बंदे ने देख लिया था, वहाँ पर इनके ताबूत-वाबूत पड़े हुए थे। लाशों को कुत्तों ने निकाल जी, लिया। जी। जी, जी, लाशों को कुत्तों और जानवरों ने निकाला था। या तो वो लाशें जब फिर हॉस्पिटल लाई गईं तो उन माँ-बाप देखो, जहाँ कोई तादाद किसी के पास कन्फर्म नहीं है, पक्की तादाद दे कि कितने लोग जबरी लापता है ना। ना आप एफआईआर काटने देते हैं, ना बलूचिस्तान में वो एक्सेस है लोगों के पास कि वो उन कैंपों तक पहुँचे, ना वो लोग जो ग्राउंड पे लापता अफराद के लिए काम करते हैं, वो भी उठा लिए जाते हैं। अगर कोई वॉलंटियरली ग्रुप काम करता है, यकजहती कमेटी यही कर रही थी, उनके लोग क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि वो जब ग्राउंड पे जाते हैं, डोर टू डोर कोशिश करते हैं कि हम वो जबरी तौर पे जो लापता अफराद हैं, उनका डेटा लें, मालूमात लें, क्योंकि वो अपने पास तो एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना। जी, अब जी। एफआईआर नहीं करती या कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसको भी वो उठा लिया जाता है। तो वो माएँ और बहनें, मैं उस वाक़ये की तरफ दोबारा आती हूँ, जी। जब हॉस्पिटल में आती है, हॉस्पिटल में एक लाश भी आती है तो पूरा बलूचिस्तान इकट्ठा हो जाता है डॉक्टर साहब, देखने के लिए कि क्योंकि हमारा तो नहीं है। हाँ। कहीं हमारा तो नहीं है। और इंतहा ये है कि वो ये खुशी महसूस करते हैं अगर जिसको लाश मिल जाती है कि मुबारक हो, तुम्हारा गम तो खत्म हुआ कि तुम्हें लाश मिल गई। मतलब तुम्हें ये तो पता चला अगर अज़ियत में था तो वो अज़ियत खत्म हो गई। तो ये जो अब इन्होंने बयानात दिलवाना शुरू किए हैं ना, मैं ये बात इसीलिए कर रही थी कि अब जब ऑपरेशन में तेज़ी आई है, इन्हें मालूम है कि हम सरमाचारों के साथ या जंगी तंजीमों के साथ हम नहीं लड़ सकते, तो फिर ये यही काम करते हैं कि ये जो जबरी तौर पे नौजवान जो इन्होंने कैद में रखे होते हैं, उनको उठा के ये गोली मस मार करके देते हैं और उनकी लाश बना लाशें के फेंक गोलियाँ देते हैं। मार के जी, हाँ। जी, उनको फेंक देते हैं। हुँ। अच्छा, हरनाई वाक़ये की मैं आपको अजीब बात बताऊँ, जिसको इन्होंने कहा था कि ये जो है जंगें लड़ते हुए ये लोग जो है मारे गए हैं। आप यकीन करें कि उनके हाथों पे वो रस्सियों के निशान भी मौजूद थे। उनके जिस्मों पे अज़ियत के निशानात भी मौजूद थे। उनके डीएनए नहीं करने दिए जाते जिन लाशों को फेंका जाता है। उसकी वजूहात ये होती हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स बेचते हैं। तो इस वक़्त बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही दोनों तरह से रियासत के लिए बहुत ही हम समझते हैं कि बिल्कुल आप ये शायद थोड़ा-सा ही टाइम बाकी हो या अभी-अभी तक जो बलूचिस्तान की जो अवाम है उसके नसीब में या तारीख में उनको थोड़ी-सी और स्ट्रगल की ज़रूरत है और कुर्बानियों की ज़रूरत है। लेकिन रिट पाकिस्तान की वहाँ खत्म हो चुकी है। बलूचिस्तान के हालात ये इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात की आपने कि पाकिस्तान जी, की रिट बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुकी खत्म है। है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी इस हफ़्ते जो पिछले हफ़्ते और ये जो पिछले 5-7 दिन में गर्दगाप में जो बीएलएफ ने चारों तरफ से रोड क्वेटा तफ्तान रोड ब्लॉक की और 35 बख्तरबंद गाड़ियाँ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिमतों से वहाँ उनको क्रश करने के लिए आई, लेकिन उनको भागना पड़ा वहाँ। और फिर एक जी, वाक़ये में जो है वो 5 एसएसजी के कमांडो जो भेस बदल के प्राइवेट गाड़ी में बलूचिस्तान दाखिल हुए थे, उनको भी निशाना बनाया गया। तो क्या आप समझती हैं, और अब अभी जो खबर आई है कि बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ड्रोन जी। इस्तेमाल किया है और एक मेन कैंप है फौजी उसके ऊपर, तो आप समझती हैं कि ये ड्रोन की आमद से और ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये कैफियती तब्दीली आ रही है जंग आज़ादी में? देखिए, जब आप बलूचिस्तान की तहरीक को स्टार्ट से देखते हैं, जब से कब्जा हुआ और उसके बाद से जिस तरह से तहरीक आगे बढ़ी है, तो आपने ये देखा है कि स्टेप बाय स्टेप बलूचिस्तान की जो जंगी तंजीमें हैं उनमें मजबूती आती रही, तब्दीलियां आती रही। मैं अक्सर अब फिर दोस्तों के साथ जब हम बैठते हैं, आपके साथ भी हम बात कर रहे होते हैं, हम यही कहते हैं कि एक वक्त था कि हम कहा करते थे कि 100 लोगों में, 200 लोगों में 2 सरमचार होते हैं। आज हम कहते हैं 1000 लोगों में 2 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये उनका ताल्लुक जंगी तंजीम से नहीं होगा।
या वो समाचार नहीं होंगे। मैं मतलब ये बड़ी एक जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालात है वो उस लेवल तक आ चुके हैं। तो जाहिर है जब बलूच कौम ने कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझा, बलूच कौम ने या आपके हमारी जंगी तंजीमों ने इस रियासत को मजबूत समझ के अपनी तैयारी की, अपनी जो कमजोरियां थी उन पे काबू इस तरह पाया कि हाँ, हम ये समझते हैं कि हमारी जंग एक एटमी ताकत से, हम ये समझते हैं कि हमारी जंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी जंग उन तमाम ताकतों के साथ है जो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। तो ये जो तब्दीलियां आ रही है ना, ये शऊरी तब्दीलियां हैं। ये शऊरी तौर पर जब जंगी तंजीमें मजबूत होने लगती हैं, कौमें मजबूत होने लगती हैं, अवाम उनके साथ जुड़ने लगती है और एक कौम आपके साथ आपकी हिमायत में खड़ी हो जाती है, तो जंगी तंजीमें मजबूत से मजबूत तर होने लगती हैं और फिर उनमें जिद्दत आने लगती है। और ये टोटली जो कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी आपको जज्बातियात नजर नहीं आएंगे, कहीं आपको नरगिसियत नजर नहीं आएगी। आपको एक छोटा सा बच्चा भी जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी बड़ा नजरियाती नजर आता है। तो ये जितनी तब्दीलियां आ रही है ना डॉक्टर साहब, ये नजरियाती तब्दीलियां हैं और वक्त के साथ साथ एक एक चीज पे उनकी नजर है। और जिस तरह यूनिट्स बनाए जा रहे हैं बलोच जंगी तंजीमों में, और बीएनए ने बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने बहुत टाइम पहले, मुझे याद नहीं है कि मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट आपसे मैंने शेयर भी किया था, आज से कुछ 6 माह पहले ड्रोन के हवाले से बात की थी कि हम इस पर भी ये एक अलग यूनिट हम इसका भी बनाएंगे और हमने ड्रोन हासिल करने में भी कामयाब हो गए। और जिस तरह से रियासत हमारे साथ जंग लड़ेगी, हम उस लेवल तक आने की भरपूर कोशिश करेंगे। कमजोर से ही, जी जी, लेकिन शऊरी तौर पे बहुत मजबूत है। अच्छा, मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं मेजर समरतूर साहब और डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप परवार साहब, इनसे पूछूंगा, अगर ये आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज सर। हाँ जी, मेरा, हाँ नमस्ते, मैं जर्मनी में रहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं तो वैसे तो मैं एक साइंटिफिक इंजीनियर हूँ, लेकिन जियोपॉलिटिकल में 11 साल से थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ और बलूचिस्तान को मैं बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था, शायद आपने सुना भी होगा, जब मैंने एलेबोरेट किया कि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को बलूचिस्तान से रिलेटेड समझते हैं और आपकी जुबान में बहुत सारे मराठी वर्ड्स भी हैं। तो उसके ऊपर काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंडिया जो है उस पे हमेशा पाकिस्तान का ब्लेम रहा है कि इंडिया जो है बलूचिस्तान आर्मी को लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और वेपनरी से मदद करता है। ये वो हमेशा क्लेम करते आए, इंडिया उसको डिनाई करता है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, बद से बदनाम होता है, क्या लगता है कि इंडिया को ओपनली बलूचिस्तान की सपोर्ट में आना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, वो कहते हैं इल्जाम तो यूं भी है तो यूं भी सही, यूं ही सही। आपको याद होगा कि जब आप लोगों का एक छोटा सा खेल खेला था पाकिस्तान और इंडिया ने पहलगाम वाकये के बाद, जो आप ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो आपके टारगेट थे जो आपने अचीव भी किए थे, उस वक्त डॉक्टर आला नजर साहब का एक स्टेटमेंट आया था, शायद आप लोगों की नजर से ना गुजरा हो। तो जो बीएलएफ को लीड करते हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया जो अपना काम कर रहा है वो करे, हम इंडिया से सिर्फ इतना कहते हैं कि वो जो बंदूकें आपको पाकिस्तानी फौजियों ने छोड़ी थी, जो आपने उनसे ले ली थी ढाका में सर, जी सॉरी, जी ढाका में, बांग्लादेश में, वो जो आपने इनसे बंदूकें ले ली थी, जो हथियार आपने इनसे ले लिया था, उस हर बंदूक के साथ हमें 10-10 गोलियों के साथ ये बंदूकें वापस कर दे, ग्राउंड हम संभाल लेंगे। सही बात। तो ये मेरे ख्याल में एक मुकम्मल जवाब है। अब उनको देखिए, आप बात भी करते हैं तो इनको तकलीफ होती है, तो हम मेरे ख्याल में शायद अपनी गवर्नमेंट्स के अपने कुछ सिलसिले होते हैं, मगर अरसे दराज से हम ये कहते आए हैं बहुत से इंडियन दोस्तों के साथ और चैनल्स पे और जर्नलिस्ट के साथ, जब भी हमारी बातचीत हुई तो हमने यही कहा कि देखिए,
बलूचिस्तान की आजादी इस खित्ते की आजादी है और ये नागुज़ीर है, ये बहुत अहम है इस खित्ते के अमन के लिए। हमेशा इंडिया ने देखिए इन हकायक को मानना पड़ेगा, शायद आज तब्दीलियां आ गई हो। इंडिया ने पाकिस्तान को कभी तोड़ना नहीं चाहा, लेकिन एक कमजोर पाकिस्तान रखना चाहा और ये कमजोर पाकिस्तान इंडिया के लिए भी मसला है, अफगानिस्तान के लिए भी मसला है, इस पूरे खित्ते के लिए मसला है और इस खित्ते के अमन के लिए आजाद बलूचिस्तान सबकी जरूरत है। और वो क्यों है वो आपको अच्छी तरह से इन चीजों के हवाले से भी मालूमात है कि शी पैक की जरूरत आपको क्यों है, हमें क्यों है, चाबहार कहाँ पे है, ये भी बलूचिस्तान के इलाके हैं। आप मतलब ये इस सारे जोग्राफी को जब आप देखते हैं तो आपके इन चीजों को समझने में देर नहीं होनी चाहिए कि इंडिया की पॉलिसीज में, इलेक्शन में, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से और जो डिप्लोमेसी है उसके हवाले से बलूचिस्तान को शामिल करना चाहिए। अच्छा, मैं एक छोटा-सा यहाँ आपसे ज़िमनी सवाल करता चलूँ, फिर समरतूर साहब से पूछते अगर उनका कोई सवाल हो। मैंने परसों इंडियन टीवी चैनल पे जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में बात हो रही थी कि ईरान का है और इसका है और अमेरिका कहता है कि हमने उसको कंट्रोल करना है, तो मैंने कहा भाई बात सुने मेरी। बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, ये तो बलोचों का है, ये तो बलूचिस्तान की टेरिटरी है और अभी आखिरी जंग जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की है वो तो अभी लड़ी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखें ये जितने भी ये जो जोग्राफिया है इसके ऊपर मैं अभी यही बात मैंने की कि ये चाबहार हो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या ये जितनी ये पूरा समंदर बंदरगाह जो है इसकी, ये तो बलूचिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये जब हम कहते हैं ना कि आजाद बलूचिस्तान का होना सबके हक में बेहतर है, तो शायद इस खित्ते की बेहतरी जो है वो इसको थोड़ा सा और अगर गहराई से देखा जाए। और फिर देखिए हम आजादी की जब बात में अक्सर जब इंडियन दोस्तों के साथ बात होती है तो वो ढाका को हवाला बनाते हैं, लेकिन कौमों के नेचर होते हैं वो यकीनन इंडियन भाइयों को बहुत अच्छे से पता है बलोच का क्या नेचर है, वो किस नेचर का मालिक है। तो ये जो आजादी होगी इस मुल्क की, बलूचिस्तान की, वो सबके हक में बेहतर होगी। इसीलिए हम इन चीजों को बार बार दोहराते भी हैं। जी जी समरतूर साहब, आपको कोई सवाल? मैम देखें, हम जो मर्जी बात कर लें, चाहे जंग की बात कर लें, रेवोल्यूशन की बात कर लें, एंड ऑफ द डे आप मुझे बताएं कि फेस ऑफ द रेवोल्यूशन कौन है? वो इंसान कौन है जिसको पूरी दुनिया बोले कि हाँ ये बलूच रिप्रेजेंट करता है बलूचिस्तान को और हम तो इसके साथ बैठ के वार्तालाप करेंगे, हम तो इन शख्स के साथ बैठ के अग्रीमेंट्स करेंगे और नेगोशिएशंस करेंगे और इनकी मदद करेंगे। तो आई वांट टू नो स्ट्रक्चर कहाँ है, वेयर इज द फेस एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बलूचिस्तान? क्योंकि मैम देखें, आर्मी विदाउट अ फेस ऑफ अ जनरल विल बी लीडरलेस, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और एक लीडर आ जाए द होल गेम चेंजेस 360 डिग्रीज। तो अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि कोई लीडर आप बताएं इंटरनेशनल स्टेज पे हु हैज द रिप्रेजेंटेशन इन यूएन। वो असल में समरतूर साहब का हमेशा से यही सवाल रहा है हमारे शोज में कि वो कहते हैं कि जब तक एक बलूचिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं होगी जो इस रिबेलियन को, इस तहरीक आज़ादी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इंडियन किससे बात करें? ये मतलब है इनके सवाल का। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गई थी डॉक्टर साहब। जी, आपका सवाल बात ये है कि देखिए बलूचिस्तान की लीडरशिप मौजूद है, वो जंगी लीडरशिप हो या वो आपकी आजादी पसंद पार्टियां हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान के पास लीडर्स की कमी है या लीडरशिप की कमी है, क्योंकि एक रियासत है, ठीक है, और बलूचिस्तान बहुत बड़ा है। अब मैं बड़ी पार्टियों के नाम आपको आपके साथ ले सकती हूँ, बीएनएम है, एफबीएम है, बीआरपी है। अगर हम देखते हैं जंगी तंजीमों की तरफ तो बीआरजी है और पीएलए है, बीएलएफ है।
तो मतलब अगर इन सारी चीजों को देखते हैं तो विदाउट बीएनए है, ये विदाउट लीडरशिप तो नहीं है। विदाउट शिपा सालार के तो ना कोई जंगी तंजीम चल रही है और ना ही कोई आजादी पसंद पार्टी चल रही है। तो ये तो फैसला जब आप करेंगे, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे जब आप हमारी आवाज उठाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के लिए यूएन में या हर ग्राउंड पे चीखता है, बोलता है कि जी ये मकबूजा है, यहाँ ये जुल्म हो रहे, ये मजालिम हो रहे, आप इंसानी हकूक के हवाले से बलूच की आवाज उठाएंगे तो यकीनन ये तमाम जंगी जो आजादी पसंद तंजीमें हैं और जंगी तंजीमों की लीडरशिप है वो आपके सामने आएगी। और फिर कौमें भी तब फैसले करती हैं कि जी आज आगे बढ़ना है और हमने एक कमेटी बनानी है, हमने सेलेक्ट करना है, कौन सेलेक्ट करेगी कि ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, या आपकी तंजीमें सेलेक्ट करेंगी जी ये तमाम पार्टियों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वो आवाज उस लेवल पर उठे तो सही, वो जिसकी अब तक जरूरत है वो जरूरत पूरी नहीं हो रही ना, पहले उस जरूरत को तो पूरा करें। ये इस वक्त जो ज्यादती हो रही है, मैं बानो करीमा बलोच ने जब मोदी साहब को एक राखी भेजी थी और कहा था कि एक बहन है, राखी के मौके पर मैं आपको एक बहन राखी भेज रही हूँ कि बलूचिस्तान की माएं बेटियां सफर कर रही हैं, उनके बेटे उठाए जा रहे हैं, वो रोडों पर है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उन्हें मस्कशुदा लाशें दी जा रही हैं। और ये वो दौर था जब लाशों पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के भेजा जाता था। ये वो दौर मैम था। मेरा ना एक मशवरा है, एक मशवरा ये है मैम कि देखिए मैम कोई ना कोई डेलीगेशन तो होनी ही चाहिए which can visit different countries and gather support, financial also, moral also, and from media perspective propaganda या आप कहें कि a movement through electronic and print media which can speak what Balochistan wants to tell the world in various countries of different dialects and languages. क्योंकि मैम देखें अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में विजिट नहीं करेंगे, मैम एक और मैं एस्पेक्ट बताना चाहता हूं कि इंडिया रिफ्रेन कर रहा है ओपनली सपोर्ट करने का बिकॉज वी नो द रिपरकशंस। ये घर में जा जाके जबरदस्ती और मारेंगे। वी हैव टू सपोर्ट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल थोड़ी हवा हमें ज्यादा चाहिए। वी नीड अ मोमेंटम ऑन अ पॉलिटिकल स्टेज। एक बार वो क्रिएट होने लग गया, फंडिंग विल स्टार्ट कमिंग इन, सपोर्ट विल स्टार्ट कमिंग इन। इंटरनेशनल चैनल्स लाइक CNN, BBC, अल जजीरा को पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो ये न्यूज कवर करें इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बलूच पीपल ऑल्सो बोल रहा हूं। वो तो दूसरों का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं इनको। तो मैम देखिए फंडिंग इज अ लाइफलाइन फॉर एनी मूवमेंट। चाहे रेवोल्यूशनरी बोल दो, चाहे आप अभी लड़ाई की बात कर लो, तो अमेरिका पे भी बस पैसे का ही प्रेशर पड़ रहा है कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्च कर रहे हो, आउटपुट बताओ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैम आउटपुट तब आएगा जब पैसे इन होंगे, एक स्ट्रक्चराइज्ड कमिटी बनेगी जिसको लेजिटिमाइज किया जाए, जिसको सारे बलूच इकट्ठे होके एक रेफरेंडम के तौर पे बोले यस दीज आर द इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सर्टन स्ट्रैटेजीज एंड आर स्टेटमेंट्स। आप एलटीटी को देख लो, उनका पॉलिटिकल विंग था इंडिपेंडेंट अदर देन देयर ऑपरेशंस, जो वर्ल्ड ओवर सपोर्ट गैदर करते थे, फंडिंग मैनेज करते थे, रिक्रूटमेंट मैनेज करते, एवरीथिंग। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, दैट इज मिसिंग। अब वो बेचारे जितने भी लड़ रहे हैं आज की तारीख में बच्चे, आप सोचें कि दे आर फाइटिंग इट आउट ओनली देयर एंड देन फॉर दैट मोमेंट। उसके बाद वो 2 महीने बाद दोबारा दे हैव टू गो एंड फाइट। तो पीछे से जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनेगा, पीछे से जब तक लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटाएंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, उनपे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, उनपे प्रेशर नहीं डालेंगे, उनपे ट्रेड एम्बार्गो नहीं लगाएंगे कि आप ये बंद करो वरना हम आपको ये
हम ट्रेड में नहीं देंगे चीजें। तो देयर विल बी कंडीशंस वंस देयर इज अ पॉलिटिकल नॉइज। थैंक यू मैम। नहीं, मैं एक बार आप सॉरी मैडम, थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड कर दूं। इन यहाँ मैं रहता हूँ यूरोप में, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी, जैसे अभी हम कुर्दिस्तान का नाम ले रहे थे या अर्मेनिया का नाम ले रहे थे, उन्होंने दे हैव कंस्टिट्यूटेड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल and they have managed to get it through into the parliamentary session also. तो यहाँ पर जो ग्रीन पार्टी है या लेफ्ट विंग पार्टीज है, they have a open hearted mind, and they will also support politically, maybe financially maybe not, but as far as the political motivation is concerned, they will hear you and they will raise the question in the parliament. ये 2-3 बार कुर्दिस्तान के पास हो चुका है, अर्मीनिया के जेनोसाइड के ऊपर बात हो चुकी है, और ग्रीस में जो साइप्रस का कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात हो चुकी है। तो जैसे मेजर साहब ने बोला, आई एम 100% एग्री विद हिम, यू नीड वन अ पॉलिटिकल सेटअप which has to go from country to country. उसके लिए फंडिंग जो होते हैं वो मिल जाती है। Once you say that we are a Balochi people and we are looking forward to get into the European Parliament, वो सबसे बड़ा हब है डेमोक्रेसी का। हाँ, वो ठीक है, वो एलिफेंट है, धीरे चलता है, लेकिन उसमें मैंने काम किया हुआ 4 साल, मुझे पता है उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। Once you are visible there, वो आपको फॉलो करेंगे, आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एंड फॉर दैट यू नीड अ कंस्ट्रक्शन व्हिच आई डोंट सी नाउ एट प्रेजेंट। ठीक जी। है। अच्छा जी, जी, असल में देखिए, अगर आप बलोच तहरीक को देखते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसलिए बात रखना चाह रही हूँ कि वहां तक हम पहुंच सके, जो बात आप लोगों ने की है, कि ये स्टेप बाय स्टेप इसमें तब्दीलियां आई, जिद्दत आई, और अपनी गलतियों से सीखा या आगे बढ़े और मुनज़्ज़िम होते चले गए। अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, देखिए, यूएन के मेंबर आप भी हैं और पाकिस्तान भी है। अब बलूचिस्तान की जितनी आजादी पसंद पार्टियां हैं, चाहे वो एफबीएम है, बीएनएम है, बीआरपी है, आप देखते हैं यूके पार्लियामेंट में भी आपको बात करते हुए नजर आते हैं, यूएन में भी आपको एहतजाज करते हुए। ये जितनी आजादी पसंद पार्टियां, ये जहां तक यानी कि हमारा बलोच का एक किरदार है, बलोच आजादी पसंद पार्टियों का, वो अपना जो है वो जो क्या मैसेज है वो दे रहे हैं, वो जो कुछ इन हालात में हो सकता है वो कर रहे हैं। अब इस वक्त जो जरूरत है ना, हम भी यही कहते हैं कि चीजों को पहले पॉलिटिकली जो है वो सामने आना चाहिए, कंट्रीज को, रियासतों को। और इस वक्त जो इस एशिया की बड़ी ताकत है वो इंडिया है, और इंडिया को इस वक्त उसके खित्ते में, एक बड़ी ताकत के खित्ते में एक जबर मुसलसल चल रहा है, जुल्म मुसलसल हो रहा है, तो उसको एक मजबूत आवाज बन के, एक पाकिस्तान के जिस तरह वो कश्मीर के हवाले से एक प्रोपेगेंडा करता है, आपके पास तो सच्चाइयां मौजूद है, आपके पास तो हकाइक मौजूद है, बलोच की स्ट्रगल मौजूद है, बानुक महरंग बलोच की सूरत में भी आपके सामने आती है, जंगी तंजीमों की सूरत में भी आती है, और जंगी तंजीमों में आप खवातीन का जो एक किरदार देख रहे हैं उसकी सूरत में भी आती है। तो क्यों खवातीन किसी भी मुल्क की या किसी भी तहरीक की फिदाइन तक आ जाती हैं, वो अपनी जानें इस लेवल पर देने पे मजबूर हो जाती हैं। और जिस तरह का इस वक्त का रवैया इंसानी हकूक की, या जेनोसाइड हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जिस तरीके से बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके लिए जब कोई एक ताकतवर मुल्क एक आवाज, पॉलिटिकल आवाज बनेगा उन हमारी आजादी पसंद तंजीमों के साथ जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये हम समझते हैं कि ये एक बेहतर कदम होगा, जिसके लिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि इंडिया को इसके लिए मैदान में आना होगा, हमारे लिए भी आना होगा, इस खित्ते के लिए भी आना होगा, एक जिम्मेदार की हैसियत से आना होगा। जी, चलिए, मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर साहब मेरा व्हाट्सएप एड्रेस दे दीजिए इनको, दे दूंगा। मैं इनको ट्राई करता हूँ यहाँ पर, जो राइट विंग की तो नहीं, लेफ्ट विंग ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हानि जी हमारे साथ जुड़ने का। आप बाहर हैं और कहीं जा रही थी, रास्ते में आपको पकड़ा, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत बातें की है और हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने साथ लिया। बहरहाल हमारा बात करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे अफसोस है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि आप लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। मैं कहीं
जा रही थी किसी काम से, लेकिन पता नहीं मैं आप लोगों को सही तरीके से जवाब दे पाई नहीं दे पाई, लेकिन क्योंकि हमें उसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम उन हालात से गुजर रहे हैं, तो हम फेस कर रहे हैं, तो वो सच्चाइयां हैं, वो हकायक है जो हम आप दोस्तों के सामने रखते हैं, और हम बहुत पुरुम्मीद भी हैं कि इंशाल्लाह ये सिटिंग्स, ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी और एक खूबसूरत रंग लाएगी और इस तहरीक को और मजबूत करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये सुन ली हैं आपने बातें, ये हनी बलोच हैं, ये बड़ी आपकी बातों से ही आपको अंदाजा हो गया कि शी इज अ वेरी सीनियर बलोच लीडर एंड ये है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इन प्रोग्राम का काफी लंबा हो गया, अब इसको वाइंड अप करते हैं। श्योर। तो क्लोजिंग कमेंट पहले डॉक्टर साहब आप दे दें, क्योंकि अगर मैंने समरतूर साहब को कहा इनका क्लोजिंग कमेंट, तो ये अपना दे के फिर जब आप दे रहे होंगे तो उंगली खड़ी कर देंगे ऐसे, तो इसलिए इनको कोई बात याद आ जाएगी। तो पहले आप जो है कंक्लूड करें आज के प्रोग्राम को प्लीज। तो इन सब टॉपिक्स पे जो हमने आज बात की है, उसको हमने कल भी एलेबोरेट किया था कि ये सीज फायर जो था, इट वाज अ जोक, इट वाज अ फेक, उस पे डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और मुझे अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि जीडी वेंस जो है, इज इन हंगरी, देयर इज नो प्लान फॉर हिम टू गो टू इस्लामाबाद। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि हंगरी के न्यूज़ चैनल ने ही बोला है। आई थिंक ही इज मूविंग बैक टू यूएसए, या अपना एक्सटेंड कर लेगा एक दिन के लिए, उसका बेस्ट फ्रेंड वो है। तीसरा जो आपने क्वेश्चन किया था जो बलूचिस्तान का, उसका हमने बड़े ढंग से आज बात की है। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर करीबन 74,000 इंडियंस रहते हैं, एंड दे हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी फॉर बलोची पीपल, है ना। इंडिया में भी यही हाल है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का टुकड़े हों और बलूचिस्तान एक नया मुल्क बने, और फिर हम बलूचिस्तान की हेल्प करें। हो सकता है, मैं रिकॉर्ड पे नहीं 100% कह सकता, इंडिया की सिर्फ सिंपैथी नहीं है बलूचिस्तान के साथ, आई थिंक दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन समहाउ इन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स। और तीसरा जो अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है उनका, पाकिस्तान का, वो हॉल्ट पे नहीं आया है, वो थोड़ा सा कम डाउन हो गया, क्योंकि आजकल फोकस सारा वहां का वहां रहा है। लेट्स सी द डेवलपमेंट इन द कमिंग 24 आवर्स, और उसमें बड़ी चीजें बाहर निकलेंगी। सुबह 8 सवा 8 बजे हमें और अपडेट मिलेगी। we can elaborate all these updates tomorrow once again. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मेजर साहब। बिना कुछ ज्यादा वक्त लेते हुए सर, मैं इतना ही बोलूंगा कि ये अमेरिका और इजराइल का जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है, और जो ये हॉल्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक्स ऑन इजराइल का जो मास्टर स्ट्रोक खेला यूएसए ने, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इट इज वेरी मच प्रेज वर्दी। और जिस दिन सीज फायर हुआ उसके अगले दिन ही विद इन 10 मिनट्स 190 टारगेट्स और 1500 हिजबुल्ला के टेररिस्ट रातों रात, मतलब दिन दिहाड़े मार दिए गए। आई मीन अमेजिंग। लुक एट द कोऑर्डिनेशन कि दे वर रेडी, दे वर जस्ट रेडी टू गो। एंड सबसे अच्छा फैसिलिटेट यूएसए ने किया है इजराइल को कि जो मिसाइलें एक भी नहीं जा रही है, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन लेबनान, एंड पाकिस्तान इज इन अ फिक्स। अब पाकिस्तान को झूठा करार दिया जा रहा है कि इन्होंने लेबनान का नाम जानबूझ के एडिट करके ड्राफ्ट वाले में ऐड किया है, बल्कि लेबनान था ही नहीं पिक्चर में, और अमेरिका भी यही बोल रहा है। तो देखें, आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है, ये जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेट है, ये तब तक इफेक्टिव रहेगी जब तक ईरान दोबारा मिसाइल का बटन इजराइल की ओर नहीं दबाएगा। So I think it is a win-win situation presently. As far as the talks are concerned, it is an offer that one cannot accept, and it's a dead end anyways. मतलब एक बच्चे को भी बताओगे, 10th या 12th के बच्चे को भी ये पन्ने में 10 पॉइंट लिख के दे दोगे, बोलोगे मानोगे या नहीं, वो खुद बोलेगा कि आर यू जोकिंग।
So it is just a matter of buying time. जो लाखों करोड़ों डॉलर लगे हैं 82nd एयरबॉर्न को मोबिलाइज करने में, it is not a joke. There has been a lot of logistics, there have been a lot of risk, there have been a lot of dangers in mobilizing them, and now they will deliver the results. And let us not forget, Desert Storm 1 1991 में हुआ, Desert Storm 2 2003 में हुआ, और 2013 में तो जाके अमेरिका की फौज इराक से बाहर आई है सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद। तो जब एक मुल्क को 23 साल निपट गए, इराक ने निपटा दिए यूएसए के, आई लाफ एट पीपल हु से कि 1 महीने की लड़ाई है, 2 महीने की लड़ाई है, ठीक है, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। अभी तो नो फ्लाई जोन एस्टैब्लिश होंगी, अभी तो सैंक्शंस लगेंगे, उसके बाद ब्लैक लिस्ट होगी बहुत सारी आइटम्स। एंड मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बिफोर दिस वॉर कमेंसेस, दिस फेज ऑफ वॉर कमेंस मतलब कल्मिनेट्स, ये जो जब खत्म होगा, ईरान की एक भी हवाई पट्टी इंटैक्ट नहीं बचेगी। दैट इज द ओनली रूट ऑफ इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट एंड रिलीफ जो पहुंच सकता है, वो जरिया अमेरिका बंद करेगा, वरना वो नो फ्लाई जोन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेवल ब्लॉकेड को जहां तक बात है, रशिया और चाइना नहीं रुकने वाले। दे विल चैलेंज यूएस एंड दे विल टेक द शिप्स टू ईरान। तो देखें, आइडियली ऑल दी एयर स्ट्रिप्स, हवाई पट्टियों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद जी, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 1.25 घंटे ये डिस्कशन जारी रही है। हानि जी का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमने उनको रोड पे पकड़ लिया, क्योंकि वो आमतौर पे टिकटॉक पे होती है, तो मैं ये होता है कि टिकटॉक से उनको साथ जोड़ लूंगा। तो उनका भी बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ये बहस में हिस्सा लिया, कमेंट्स किए। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर बने इसके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल हम आएंगे पश्तून अफगान न्यूज़ एक्सक्लूसिव, जो हमारा चैनल है, अगर आप डालें पश्तून विद यू अफगान न्यूज़ एक्सक्लूसिव, तो उस पे हम कल रात इंडियन टाइम 9 बजे लाइव आएंगे, और हम अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है इकोनॉमी को भी देखेंगे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उसको भी गहराई से देखेंगे। बहुत शुक्रिया। और सर मेरा ट्विटर जरूर फॉलो करें, ट्विटर जरूर फॉलो करें जी, ट्विटर जरूर फॉलो करें। कुछ अरसे के बाद हम जो है इनाम भी रखेंगे कि जो ट्विटर को इनके फॉलो करेगा उसको जो है वो 20 पैसे इनाम भी दिया जाएगा। तो हमें तो आप देने नहीं वाले, व्यूअर्स को ही दे दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।